ठीक है, बैठो। देखो, अभी राष्ट्रपति जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति वाले में हम लोगों ने जो चीज़ें देख ली थी, एक तो योग्यताएं भी देख ली थी, कार्यकाल भी देख लिया था। योग्यताओं में क्या क्या देखा था, योग्यता क्या क्या थी राष्ट्रपति की? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा की, ठीक। मतलब ये देखा था हमने देखा। और फिर हमने इसके बाद क्या देखा था कि चुनाव कैसे होता है, चुनाव देखा था। चुनाव में हमने क्या देखा था, चुनाव में क्या क्या बात होंगी। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज होगा ना, होगा कॉलेज। इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज का मतलब निर्वाचक मंडल। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? निर्वाचक मंडल में जैसे देखो, हम लोगों ने भाग 5 शुरू करा। ठीक, भाग 5 में क्या है, हम बात कर रहे हैं उसमें। भाग 5 में संघ वाले सब की बात, केंद्र की जब बात कर ली मोटा मोटा, तो उसमें हम चैप्टर हैं बहुत सारे, हमने कहा ना भाग में अध्याय होंगे। तो ये कार्यपालिका वाला अध्याय है। कार्यपालिका अध्याय में मतलब इसके आर्टिकल है 52 से शुरू होकर 151 तक आर्टिकल हम देखे थे कि जो संघ भाग 5 है उसके आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक। तो राष्ट्रपति वाला कार्यकाल के अंदर अगर 52 आर्टिकल से लेके 78 तक, 78 तक, ये कार्यपालिका के बारे में है। ठीक है, और उस कार्यपालिका के अंदर भी हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। अगर तो कार्यपालिका वाले अध्याय के अंदर हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, सब चैप्टर है। यानी मतलब कार्यपालिका के अंदर एक सब चैप्टर बन गया क्या, राष्ट्रपति। तो उनके आर्टिकल कितने, 52 से लेकर 73 तक आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल 52 से शुरू होकर आर्टिकल 52 में ही राष्ट्रपति के पद का प्रावधान था कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने देखा था। तो मतलब जैसे जो आर्टिकल के मतलब मोटे मोटे जो आर्टिकल है, जैसे वैसे कितने 52 से 73 तक मोटे मोटे आर्टिकल किन के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो ये उसमें जैसे 52 से लेके 52 में जैसे जो मेन आर्टिकल जैसे ये हैं, बाकी बहुत बता ना 52 में बता दे खाली पद होगा, तो पद होने से मतलब थोड़ी ना कि ये चीज़ है या वो चीज़ नहीं है। तो इसमें ये चीज़ है कि जो 54 वाले आर्टिकल 54 में क्या लिखा है ये हमें ध्यान रखना कि वोटर कौन कौन होगा, राष्ट्रपति को कौन कौन वोट डाल सकता है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। दूसरा आर्टिकल 55 में क्या है, आर्टिकल 55 बताता है कि राष्ट्रपति को चुनने की विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, कि मतलब कैसे कैसे वोट डालेंगे, क्या है मतलब जो हमने सब वैल्यूज़ वगैरह देखी थी वोट की वैल्यूज़ वो। और आर्टिकल 57 में क्या लिखा हुआ है, पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का हो सकता, मतलब इसके बारे में आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में लिखा कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे ऐसा ना कि राष्ट्रपति ने अपना टर्म पूरा कर लिया, ठीक है, तो वो फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे में मना ही नहीं, हमने लिखा ना राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। लेकिन जैसे ऐसा है कि ये अब ट्रेंड चल गया कि एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो वो दूसरी बार राष्ट्रपति अब नहीं बनता है, अमूमन नहीं बनता। लेकिन जैसे पहले बन चुके थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने थे, वो 2 बार राष्ट्रपति बन गए। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि टसल चल गई थी उनके राष्ट्रपति के बीच में, प्रधानमंत्री के बीच में, इंदिरा गांधी और वो सब बाद में आई, तो नीलम संजीवा रेड्डी, ऐसे कर टसल बहुत सारी थी। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर साहब बने थे, पहले प्रेसिडेंट बने थे ना, तो जब वो बने तो उनकी लोकप्रियता ऐसी ज़्यादा थी, उनकी नेहरू से टकराहट हो रही थी। नेहरू जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी, तो उनमें थोड़ा में आपस में राष्ट्रपति में कौन बड़ा होगा, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है फिर, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं, वो संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक फिर वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऐसा कहीं इनॉग्रेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो एक मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार की बात हो रही थी, तो वही मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति पहुँच गए, यानी राजेंद्र प्रसाद जी पहुँच गए थे। ऐसे करके एक बात चल रही थी। और जो नेहरू जी थे वो उसको सेक्युलर बनाना चाह रहे थे, किसको, देश को। सेक्युलर मतलब कि राष्ट्रपति एक मंदिर के उसके उद्घाटन में कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हिंदू को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है। और नेहरू जी चाह रहे थे एक सेक्युलर बनाना, हमने सेक्युलर की बात करी थी ना, एक पक्ष में ना हिंदू पक्ष में ना मुसलमान के पक्ष में। तो ऐसे करके बात चल रही थी, तो राष्ट्रपति से वो खुश नहीं थे नेहरू जी, ठीक है, प्रधानमंत्री उस टाइम के। तो वैसे कोई नहीं, तो टसल बन रही थी, तो वो चाहते थे कि दोबारा ना बने। लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी राष्ट्रपति के, जब वोट पड़े तो राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के, वो अकेले एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 99 पॉइंट वोट लेके आए, मतलब 99% उनके वोट है, उसके 99.2 आई थिंक समथिंग ऐसा कुछ है। लेकिन 99% वोट उनको मिले, लोग चाह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति आप ही बने। जो हम लोग कल देखे ना, निर्वाचक मंडल देखा था पिछली क्लास में, तो निर्वाचक मंडल 99% लोग चाह रहे थे दोबारा भी राष्ट्रपति चुने, क्योंकि उसमें कार्यकाल तो बात है नहीं। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि मतलब ऐसा कि अब तीसरी बार का भी फिर से टर्म आने वाला था, तो फिर तीसरी बार के लिए हालांकि उन्होंने खुद स्वेच्छा से हट गया कि ठीक ठीक हट जाना, अगर तीसरी बार भी वो चाहते बनना तो, क्योंकि उसमें तो संविधान में तो लिखा नहीं है कि भाई 2 ही बार बन सकते हो। जैसे अमेरिका के संविधान में लिख गया कि 2 बार बन सकते हैं। हमने देखा था कि बराक ओबामा 2 बार बने, बराक ओबामा की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि वो तीसरी बार भी बन सकते थे, है ना। और अभी भी अगर खड़े हों तो अभी भी उनको अच्छे खासे लोग पसंद करते हैं। लेकिन क्या है, उसमें लिखा ही है कि आप 2 बार से अधिकतम नहीं बन सकते हो। तो
यहाँ नहीं लिखा है आपने यहाँ, लेकिन अब ये कैसे अमूमन ट्रेंड चल गया, लिखा अब भी नहीं है लेकिन ट्रेंड ऐसे चल गया कि अब एक ही बार राष्ट्रपति कोई बनता है, उसके बाद कोई दूसरा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं, अब अगली बार रिपीट नहीं हो जाता है। ठीक है, ऐसे ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि फिर वही टसल वाली बात है और कार्यकाल वाली बात है। पीछे की कहानी ऐसा पढ़ोगे, मेन जैसे इंदिरा गांधी ने, एक अगर तुमने सुना होगी अंतरात्मा की आवाज़, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने दूसरे को अपोज किया था, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन है वो बने थे। तो ऐसे करके कुछ केसेस हैं राष्ट्रपति के, वो राष्ट्रपति के किस्से पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन अभी इतना समझने कि कार्यकाल में क्या है जो हम बात कर रहे हैं। पुनर्निर्वाचन 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में लिखा हुआ है, और पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का हो सकता है। ठीक है ना, तो लेकिन ये ट्रेंड चल रहा है कि अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, वो 2 बार बन चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो 2 बार बन चुके हैं कि, और उसके बाद में कोई अभी ऐसे बन नहीं रहा, अमूमन अब सब एक बार करके हट जाते हैं, दूसरा बनता है। ठीक है, ये स्वेच्छा है अपनी, और लेकिन वो बनना चाहें अगली बार को फिर से खड़ा होना चाहें तो फिर से खड़ा हो सकते हैं चुनाव में, ऐसी कोई बात नहीं है। ये समझ में आया। तो आर्टिकल 57 बात करता है पुनर्निर्वाचन की, आर्टिकल 62 बात करता है कि टर्म की। ठीक है, टर्म कितनी होगी, कितने साल तक की कार्यकाल होगा वो, और या फिर बीच में कोई टर्म होगा, खत्म होगा, किसी की मृत्यु होगी किसी कारणवश तो क्या होगा, कितना टर्म होगा, फिर राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा, तो वो सब की बात करता है आर्टिकल 62। और आर्टिकल 71 में थोड़ा डिस्प्यूट के बारे में कि अगर कोई समस्या हो गई तो उसका समाधान कैसे होगा। मान लो कुछ हल्का सा भी लग रहा है किसी को वोटिंग में कोई दिक्कत हो गई कि भाई ठीक से वोटिंग नहीं हुई, ठीक वोटिंग प्रोसेस ठीक से नहीं हुई है, या कोई और समस्या होगी उपराष्ट्रपति संबंध में या राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, तो उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा, वो आर्टिकल 71 के बारे में बात है। मतलब आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 73 के बीच तक सब राष्ट्रपति संबंधित हैं। क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल कहाँ से, तो 52 से 73। पहले जो आपका भाग 5 है वो, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है, उसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक कार्यपालिका में है। ये चीज़ समझ रहे हो, यानी कि जो भाग 5 है इसमें आर्टिकल कितने 52 से लेके 151 तक आर्टिकल टोटल हैं। इसमें आर्टिकल 52 से लेके इस भाग में एक चैप्टर बना, कौन सा चैप्टर, कार्यपालिका नाम से। ठीक है, तो इसके 52 से लेके 78 तक है। 79 से पार्लियामेंट शुरू हो जाता है, पार्लियामेंट संसद पार्लियामेंट चैप्टर, दूसरा चैप्टर चालू हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर है कार्यपालिका इसका नाम है, और अगले बार 79 से चैप्टर शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट वाला। तो इस चैप्टर के सब चैप्टर बनेगा इसका एक, वो सब चैप्टर में राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं 52 से लेके 73 तक। ठीक है, समझ में आ रहा। तो आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक, उसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे 54 है, 55 है, 57 है, 62 है, 61 है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के संदर्भ में। ठीक, तो जो वोटर कौन कौन है ये हम लोग बात कर चुके थे कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, निर्वाचक मंडल होगा, उसमें देखा था कि MLA MP सबको देखा था कि सभी राज्य के MLA होंगे, निर्वाचित होंगे पहले, या तो ये भी देखा था मनोनीत नहीं होंगे। MPs होंगे, MPs मतलब यानी संसद में जो लोकसभा के और राज्यसभा के जो MPs होंगे वो मनोनीत वाले नहीं होंगे, वो हमने देखा था। फिर UTs 3 थी, कौन कौन सी थी UTs, कौन कौन थी, दिल्ली थी, पुडुचेरी थी, और JNK जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये थी इनकी सीटें अलॉटेड है, तो इनके निर्वाचित MLA, यानी कि ये MLA इनके भी MLA बनेंगे, यहाँ विधानसभा है, ये MPs है। तो यानी कि 28 + 3 28 राज्य और 3 UTs, ये हमने निर्वाचक मंडल में देखा था। फिर जब हमने चुनाव, ये सब चुनाव की प्रक्रिया पढ़ा है, चुनाव की प्रक्रिया फिर हमने बाद में क्या देखा था कि ये इनके निर्वाचन की बात कर रहे थे। निर्वाचन में देखा था कि कैसे प्रत्येक जो सदस्य है, यानी कि जो किसका सदस्य, निर्वाचक मंडल का, तो वो सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होगा, है ना, ये हमने देखा था, एक वोट डालने का अधिकार होगा, और उसके वोट की वैल्यू अलग अलग होगी, हर सदस्य के वोट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। उसी क्वेश्चन ने पूछ लिया था कि एक MLA के वोट की वैल्यू क्या दूसरे MLA के वोट की वैल्यू के बराबर हो सकती है। ये क्वेश्चन है, एक MLA के वोट की वैल्यू क्या दूसरे MLA के वोट की वैल्यू के बराबर हो सकती है। आप लोग ना कह रहे हो नहीं, एक राज्य के MLA तो आप क्वेश्चन खाली सुनो, एक खाली इस क्वेश्चन का जवाब दो, वो तो है नहीं हो सकती, एक MLA के वोट की वैल्यू दूसरे MLA के वोट की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अब उसी राज्य के दोनों MLA हो गए हाँ, तब हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट ये लिखा है एक MLA के वोट की वैल्यू दूसरे MLA के वोट की वैल्यू बराबर हो सकती है, तो कहो हाँ हो सकती है, क्योंकि क्या पता वो दोनों एक ही राज्य के हों। और अगर ये क्वेश्चन आ गया कि क्या किन्हीं 2 राज्य के MLA के वोट की वैल्यू एक हो सकती है, हाँ सॉरी, मतलब क्या किन्हीं 2 राज्यों के MLA के वोट की वैल्यू एक जैसी हो सकती है। जब बढ़ा रहा हो सकती है तो थोड़ा ध्यान रखो कि हो सकती है कैसे, जैसे तमिलनाडु और झारखंड एग्जाम, ऐसा ना संख्या के साथ बांट रखा है, ऐसा बांटा है कि जनसंख्या जो राज्य की है, उस जनसंख्या वाली ये जनसंख्या राज्य की है, तो उसकी कोशिश करी जाती है, ये मतलब एक कोई छोटा राज्य है इसकी ऐसी जनसंख्या, एक बड़ा राज्य है इसकी जनसंख्या इतनी है, तो कोशिश ऐसा कर रहा है इसमें जितने विधायक हों
तो इसका अनुपात ऐसा हो कि मतलब इसमें आप एक विधायक ये निकालिए, एमएलए एक एमएलए निकले, इसमें 3 एमएलए आपसे निकले इसमें, मतलब एक संख्या के साथ, मतलब ये 30 है, ठीक है। तो आपने इनको 10 10 और 10 ऐसे करके एक मतलब 10 पे एक विधायक बना दिया, यानी कि एक विधायक बना 10 पर 10 जनसंख्या पर, एक विधायक बना 10 जनसंख्या पर, एक विधायक बना 10 जनसंख्या पर, यानी 10 लोगों पर एक विधायक बनाया आपने। ये 30 जनसंख्या वाला अगर कोई राज्य है और ऐसे मान लीजिए 90 का है, तो आपने क्या करा, 30 30 और 30 और एक विधायक 30 पे बना दिया, एक विधायक 30 बना दिया, एक विधायक 30 बना दिया, ठीक है। यानी कि आपने क्या कहा, कोशिश वैसी वैसे करा, वैसे समान जिस समान अनुपात में जो यहाँ बांटा वो समान अनुपात में यहाँ बांटा। ये बात सही है कि ये 30 लोगों को देख रहा है, ये एक 10 लोगों को देख रहा है, लेकिन कई बार जब इनकी गुणा भाग करते करते तो इसके वोट की वैल्यू इसके वोट की वैल्यू बराबर आ जाती है, क्योंकि वही काटा पीटी तो उसी हिसाब से होगी कि उसी हिसाब से वो अनुपात में बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर 10-10 यहाँ पे बढ़ा देते तो इस अनुपात में बढ़ जाएंगे, नहीं अगर 10-10 कर देंगे तो 9 बन जाएंगे यहाँ पर। तो जब गुणा भाग करेंगे तो गुणा भाग करते करते हो सकता है किसी किसी की वैल्यू आ जाती है। जो एग्जाम्पल में ऐसा आता है कि तमिलनाडु और झारखंड, ठीक, झारखंड को जे के लिख लेना, जे एंड के नहीं है, झारखंड, इनके वोट की वैल्यू एक वोट 176 है। तमिलनाडु में जो एमएलए होगा उसके एक वोट की वैल्यू 176 है, और झारखंड में जो एमएलए होगा उसके वोट की भी वैल्यू 176 है गुणा भाग करके। और जनसंख्या तो हालांकि चेंज हो रही है, लेकिन जनसंख्या हम तो पुरानी मान के चल रहे हैं 1971 वाली। अगर 1970 आज की 2024 की बात करके देखें या 2026 तक तो वही चल रही है, लेकिन 2024 में 2021 में जनगणना हो गई और आगे आ जाती निकल के, तो उसके हिसाब से तमिलनाडु झारखंड की अलग अलग जनसंख्या हो गई, तो हो सकता अभी बदल जाए। लेकिन अभी तक तो पुरानी उस जनसंख्या के हिसाब से इनकी दोनों की 176 ही है मेरे ख्याल से, शायद हाँ 176 है कि एक इसका भी एमएलए होगा। तो इसलिए अब जब लिख के आया क्वेश्चन, यानी कि अब जब सोच लेना दो राज्यों के एमएलए की वैल्यू समान हो सकती है, ठीक है। वैसे तो नहीं होगी कि जनसंख्या अगर अलग अलग हुई, लेकिन हो तो सकती है कि अगर जनसंख्या ऐसे कम बढ़ी हो, गुणा भाग कुछ ऐसी हुई कि उसमें विधायकों की संख्या अलग हुई, इसमें विधायकों की संख्या अलग हुई, भाग लगा दिया, तो इसलिए। और ये एग्जाम्पल उसका क्लोन एग्जाम्पल है। और हमने बात कर चुके थे कि 1971 की जो जनगणना है उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। हालांकि फिर बात करिए, इंदिरा गांधी ने उस टाइम कह दिया था कि भाई ये रिवाइव होगी, ठीक है, देख लेंगे। तो 2000 में फिर से बात हुई थी, मतलब अटल जी ने फिर से जनगणना की बात करनी, 2001 में जनगणना हुई तो उसके हिसाब से अटल जी ने फिर से वहाँ संविधान संशोधन करा दिया कि भाई अब जो जनगणना आएगी 1971 की ही चलेगी, लेकिन 2026 तक चलेगी। तो ये अटल जी ने उस टाइम संविधान संशोधन करा दिया था। अब 2026 में या तो फिर से संविधान संशोधन होगा, 2026 में आगे बढ़ाई जाएगी, और या फिर जनगणना जो आएगी 2021 की। और जनगणना क्या होती है, जिस वर्ष के लास्ट में एक होगा उसमें जनगणना होती है, ऐसे बताते हैं। जैसे 1971 में हुआ, फिर ठीक है, और 10-10 साल के रिपीटेशन में तो 2021 में जनगणना, 2001 में जनगणना हुई 10 साल बाद, और हर मतलब लास्ट में एक साल हुआ। ऐसा अगर उन्होंने अंग्रेजों ने बनाया तो वो मूवमेंट वो ट्रेंड चला आ रहा है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, 2026 में या तो संशोधन होगा कि भैया अब 2030 तक बढ़ा दिया जाता है, 2030 तक 1971 तक ही मानेंगे हम, ठीक है, 1971 वाली जनगणना मानेंगे, या फिर 2026 में फिर से कि अब 2021 वाली मानी जाएगी, या 2011 वाली मानी जाएगी, 2011 में भी जनगणना हुई थी, ठीक है, तो उसके हिसाब से मानी जाएगी, तो वो अलग की बात है। अब वो संशोधन मोदी गवर्नमेंट में होगा। तो समझ में आ रहा है। तो दो राज्यों के एमएलए के वोट की वैल्यू भी समान हो सकती है, और ये एग्जाम्पल है किसका, तमिलनाडु और झारखंड। तो ये एग्जाम्पल लिख लोगे, ठीक है, जिससे याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला ध्यान रखना, क्योंकि अगर ऐसा आता, अगर मैं टेस्ट बनाता तो उसमें तो हम आप लोग कहते नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ समझना। तो हमने फिर देखा था एमएलए वोट की सब वैल्यू, तो उसमें की पॉइंट्स थोड़े समझे थे। अच्छा एक चीज़ ये समझ लो, और कि हमें थोड़ा मतलब जब राष्ट्रपति में लोग पढ़ रहे हैं, अभी अमेरिका वाले में होगा ही होगा, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव होंगे, तो उसको चीज़ें हम जब समझेंगे, तो इसलिए हम अपनी राष्ट्रपति की चीज़ें बहुत अच्छे से समझानी थी, वरना तो हम लोग आगे बढ़ने वाले थे। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा और चीज़ें बता दें। जैसे ये प्रपोजर और सेकेंडर्स समझो, ये क्या होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता ना। अब तो भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। भारत का नागरिक लड़ सकता है, रहने वाले तो कई रह सकते हैं ना। तो जो भारत में रहने वाला व्यक्ति है, अगर मान लो वो नागरिक है, भारतीय नागरिक जो हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय नागरिक तो लड़ सकता है चुनाव। अब पहले क्या होता था, अब तो चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें जो आपकी वो है उसमें लिखी हुई योग्यताएँ वो तो हैं, लेकिन उसी योग्यताओं में क्या है कि एक चीज़ ये है, आपको प्रपोजर्स और सेकेंडर्स मतलब जो मनोनीत करें आपको, और एक लोग गए और अनुमोदन करें। पहले क्या होता था कि ये 2-2 की जरूरत थी, अभी 50-50 लिख रखा है, यानी कि 2 विधायक आपको, मतलब 2 विधायक यानी जिस राज्य में, या 2 सांसद, मतलब जो निर्वाचक मंडल में है। ये इलेक्ट्रॉनिक
कॉलेज बनाया ईसी, इलेक्शन कमीशन ने, जो निर्वाचक मंडल को इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, इसमें एमएलए होंगे और एमपी होंगे। ये तो थे एमएलए 28 राज्य से और 3 यूटी से होंगे, एमपी तो आपको पता है लोकसभा राज्यसभा से होंगे। तो ये जितने लोग हैं टोटल, इनमें से कोई 2 लोग आपको मनोनीत कर दे, यानी कि वो प्रपोजर बन जाए कि हाँ, जैसे एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, ये लड़ना चाहता है और भारत का नागरिक है, वो वाली जो योग्यता लिखी है 35 वर्ष और वो सब कुछ, वो योग्यता पूरी कर रहा है, ये लड़ना चाहता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसको 2 विधायक है, 2 एमपी, कुछ भी है, एक एमपी एक एमएलए, कुछ भी, इनमें से 2 सदस्य ऐसे होने चाहिए कि निर्वाचक मंडल में, वो वाले एमएलए नहीं जो इसमें नहीं है। जैसे एमएलए कौन से नहीं है इसमें, कि वो वाले जो मनोनीत वाले वो नहीं है, तो वो वाले एमएलए नहीं, जो यहाँ पर है, जो राष्ट्रपति को वोट डाल सकते हैं और डालते हैं, जो राष्ट्रपति को वोट डाल सकते हैं, उसमें से कोई 2 आपको चाहिए, वो साइन कर दें, उनसे साइन करवाना है कि ठीक है हम बन गए प्रपोजर्स इनके, किनके, जो ए व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है। इनका कुछ भी नाम रख दो, जैसे राम नाम रख दो, ठीक है, श्याम कुछ भी रख दो, हरी राम नाम थे एक व्यक्ति, उनके नाम से भी याद आना कि अब उनके बारे में बताएंगे। तो ये प्रपोजर बन गए। और 2 व्यक्ति आपको चाहिए सेकेंडर के लिए, ठीक, 2 व्यक्ति आपको क्या चुना दें कि आप हम सेकेंडर हम अनुमोदन करते हैं, यानी कि 4 व्यक्ति आपको चाहिए थे, और ये चारों अलग अलग होंगे, यानी कि जो 2 वो ही हैं वही 2 ही हैं, अलग अलग 4 आपको ऐसे जो वोट डाले ले, वो कहते हैं हाँ ठीक है, मतलब इतने तो जानते हो, पहले इतना था कि 2 लोग तो जानते हो तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ कि यही वोट डालेंगे कल को, तो यही वोट आपको डाल रहे हैं और ये आपको जानते ही नहीं है, मतलब कम से कम आपकी इतनी पहचान भी नहीं है, और आप भारत देश के राष्ट्रपति बनोगे, तो उसमें राष्ट्रपति बनोगे, इतने लोगों से पहचान नहीं है आपकी, 2-4 लोगों से, तो साइन करवाना चाहिए। लेकिन फिर क्या, इतनी इन्होंने शर्त रखी थी एक, तो लेकिन इसमें भी बहुत इतनी तो लोग जान पहचान निकलवा लेते हैं, इतनी तो है ही, 2 लोग तो साइन कर देंगे और उसमें क्या, क्योंकि साइन कर देंगे उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने भैया साइन करा आपको वोट भी हमें देना है, ये बाध्यता नहीं है, साइन कर दिया वोट किसी और को दे देना, क्योंकि मतदान तो गुप्त है कि भैया आप साइन तो कर दिया, और ये वोट जब डालने जाएंगे ये दोनों, तो ये एक वोट ना दें, अगर मर्जी नहीं है उनकी, तो है मर्जी तो दे दें, वो मर्जी उनकी है, तो बाध्यता तो नहीं, तो 2 लोग तो कोई साइन कर सकते हैं, और फिर पैसे उसे वाला सिस्टम तो चलता ही चलता है। तो उस टाइम ऐसा पाया गया था कि बहुत लोग खड़े हो जाते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, कि 30 लोग 17 20 लोग के राष्ट्रपति चुनाव हो गया, सब लोग खड़े हो गए, दिखा दें देखो 2 प्रपोजर हमारे लिए, 2 सेकेंडर्स हमारी ये, और हम राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आ गए, हम भारत के नागरिक हैं, 35 साल से ऊपर हैं, 35 साल के हैं, पागल भी नहीं है, दिवालिया भी नहीं है, तो हम लड़ रहे हैं, तो कोई मना नहीं कर सकता था, संविधान में लिखा था। लेकिन इतने लोग खड़े हो रहे, इतने लोग खड़े, पता चल रहा है कि इतने लोग खड़े, ऐसा हुआ था कि शायद 17 में से आई थिंक 9 लोगों को, जब वोटिंग हुआ था एक बार कुछ ऐसा पाया गया था 74 के आसपास में, कि 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको एक भी वोट नहीं पड़ा था प्रेजेंट में, यानी कि उनके कोई प्रपोजर और सेकेंडरी तो रहे होंगे, 2 प्रपोजर उन्होंने तक वोट नहीं डाला था, यानी उनको 0 वोट मिले, बिल्कुल 0। यानी फिर पाया गया कि इसका मतलब है कि जब आपको जो वो 2 लोग भी नहीं जान रहे हैं, जानने चाह रहे हैं, और आप राष्ट्रपति बनो पूरे भारत देश के, तो इसलिए वहाँ पे फिर संशोधन होने लगे, धीरे धीरे फिर 10 बढ़ाए, फिर 2 से 10 करे प्रपोजर कि 10 आपको प्रपोजर चाहिए, 10 सेकेंडर चाहिए। फिर फाइनली 1974 के आसपास आते थे, इलेक्शन कमीशन ने इसी ने क्या बना दिया, इलेक्टोरल कॉलेज में क्या हो गया, क्या आपको 50 और 50 सेकेंडर्स और 50 प्रपोजर्स, यानी कि, और ये टोटल हो गए 100 अलग अलग, 50 ये अलग 50 अलग, यानी कम से कम आपको 50, अब बोलो एमपी या एमएलए कोई भी, उनके साइन चाहिए, और 50 फिर से दूसरे का साइन चाहिए, एक प्रपोजल करना, एक सेकंड में एक मनोनीत करने वाले, अनुमोदन करने वाले, समझा रहा है। यानी कि जो योग्यताएं हैं आपकी, अब क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे, किसी क्वेश्चन में आ जाए कि 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर चाहिए होते राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के खड़े होने के लिए, तो आपको अगर योग्यताओं में तो ये लिखा था, तो योग्यताओं में एक टर्म ऐसे ये भी आ जाएगी, लेकिन ये योग्यता में बस ये, तो जब आप वो योग्यता पूरी कर लोगे तो आपको ये प्रोसेस में उतरना है, ये चुनाव की प्रोसेस है, चुनाव की प्रोसेस में इसलिए, लेकिन अगर वहाँ पर राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित तंत्र विचार करें, और विचार करने पर ये भी आ जाए कि अनुमोदन के लिए आपको 50 की जरूरत पड़ती है, 30 की लिख दें, तो उसमें ध्यान रखना है, ठीक है, 50 और 50 समझ में आ गया, और ये 50-50 अलग अलग होंगे, एक ही नहीं होंगे व्यक्ति की, ये 50 वही हैं, और जिन्होंने पहले साइन करे वो, ये सब अलग अलग हैं, टोटल 100 लोग होंगे, तो आपको 100 व्यक्ति तो कम से कम जानते हो जो वोट डालने वाले हैं, इतना अगर है, और फिर अच्छी बात है, कोई बात 100 ये जानते हैं, आपने 100 से साइन करा लिया, इसका मतलब कुछ तो वोट मिलेंगे, फिर मिलते भी हैं, चाहे भले ही हारे व्यक्ति लेकिन मिलते हैं। लेकिन जो 9 व्यक्ति ऐसे कुछ पाए गए थे जिनको एक भी 0 वोट मिला, ऐसा होता है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इन सब में जो इलेक्शन हुए, छोटे छोटे पार्षद वाले इलेक्शन होते हैं, तो उसके एक के वोट जब खुले तो उसको वोट कितने मिले, 4 वोट मिले, और उसके घर में कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, 4 वोट मिले, और घर ही में जो परिवार में 13 लोग हैं, तो यानी कि तुम्हारे परिवार वालों में से किसी ने नहीं दिए होंगे, और आप पार्षद एक जिले आसपास में एक एरिया के आसपास आप पार्षद बनने जा रहे हो, तो ऐसे भी चाहिए होता है, ऐसे लोगों को लड़ने का हक ही नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर। अब चुनाव में और आगे बढ़ा धीरे, तो चुनाव हमने देखा था, कल देखा था कि राष्ट्रपति जो एक निर्वाचक कोटा हमने देखा था, होता है ना प्राप्त करना होगा, उसमें हमने फिर क्या देखा
कि देखा था कि एक अप्रत्यक्ष होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पढ़ा था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, और सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम यानी कि एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय या फिर एकल स्थानांतरणीय, कुछ बोलो। संक्रमणीय थोड़ा अजीब शब्द लगता है, हस्तांतरणीय और स्थानांतरणीय शब्द बढ़िया है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या, संक्रमण का मतलब क्या होता है, वो संक्रमण रोग फैलना, कि संक्रमण फैल गया, इससे होकर उससे फैल गया। इसका मतलब क्या है कि सिंगल ट्रांसफर का मतलब क्या है कि एक बोर्ड जो सिंगल है उसको ट्रांसफ़र करा जा सकता है। इसको सिंगल ट्रांसफरेबल कैसे बोल रहे हैं, हमने ऐसे पढ़ा था ना कि देखा था कि हमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, A B C D होगा। आपने कहा कि भाई अगर मैं चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति बने ये B, तो मैंने इसको एक प्रेफरेंस दे दी। अगर ये ना बने तो भाई ये बन जाए मेरा वोट। अगर ये मेरा वोट इस पर हार रहा है तो मेरा वोट इसे दे देना 2 नंबर पे, ठीक है। और अगर ये भी नहीं बन रहा है, इसको भी इतने वोट नहीं मिल रहे हैं, जिसको कोई 51% नहीं ला पा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बन जाए, और ये भी ना बने तो ये बन जाए। तो एक ही वोट को आपको घुमा फिरा दिया जा रहा है। तो एक सिंगल वोट जिसको ट्रांसफ़र करा जा सकता है, ये वो सिस्टम क्या बोलेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ठीक है। तो ये समझ में। और ये क्या है की पॉइंट्स में, एक राष्ट्रपति के चुनाव में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, फेडरल प्रिंसिपल, ठीक है। फेडरल प्रिंसिपल में संघात्मक ढांचे का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, संघात्मक नियम का। यानी कि संघात्मक क्या है, संघात्मक फेडरल का मतलब वो होता है कि जहाँ पर आपको राज्य और मतलब जैसे राज्यों की शक्ति ज़्यादा, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका में क्या है, जो राज्य हैं वो केंद्र से ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है। यानी कि राज्यों की शक्ति केंद्र से ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसे वो फेडरल बोलते हैं। और यूके में क्या है, यूके में तो भाई वहाँ पे केंद्र राज्य जैसी कुछ संरचना नहीं, वहाँ पे मेन केंद्र ऐसा है यूके में, वहाँ पे राज्य जैसा कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे केंद्र। तो हमने कोशिश करी, हमने जैसे संविधान पढ़ा, इनका संविधान पढ़ा, सबके संविधान पढ़े थे, तो उसके मिले जुले करते करते लेके आए, तो हम लोग क्या बन गए, तो फेडरल लेवल हम लोग कुछ लोग क्वाजी फेडरल बोलते हैं इंडिया को, कि थोड़ा सा फेडरल भी है, राज्यों की शक्ति भी है, राज्यों के पास भी कई मामलों में शक्ति ज़्यादा है। और जैसे फेडरल में क्या होता है, फेडरल में एक सूची होती है केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट, मतलब केंद्र की सूची होगी, एक केंद्र सूची होगी। केंद्र सूची में कुछ विषय लिखे होंगे, जैसे एजुकेशन मान लो लिख दिया, कानून लिख दिया कुछ, और मान लो बिजली लिख दिया, जल लिख दिया, ऐसे कुछ विषय लिख दिए कि जल के बारे में ये देखेंगे, एजुकेशन कानून के बारे में देखेंगे। जो चीज़ इसमें फिर नहीं लिखी है वो सब राज्य देखेंगे हम, तो वो सब राज्य के बारे में लिख दिया। जैसे कृषि नहीं लिखा होगा, मान लो एग्रीकल्चर नहीं लिखा हो, तो एग्रीकल्चर राज्य देखेंगे। जो लिखा है इसमें वो केंद्र देखेगा फेडरल में। और हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारी मतलब भारत में क्या है, एक तो सेंट्रल सूची है, केंद्र सूची, ठीक, उसमें विषय कुछ लिखे हैं कि ये विषय कौन देखेगा, केंद्र देखेगा। इन विषयों पर कानून बनाने का हक किसको होगा, सिर्फ केंद्र को। और एक सूची कौन सी है, स्टेट लिस्ट, ठीक है, राज्य सूची। इन विषयों पे राज्य कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ राज्य को होगा। एक सूची है मतलब बीच में संवर्ती सूची, ठीक है। तो संवर्ती सूची में क्या है, इस पर जो विषय लिखे हैं इस पर केंद्र भी बना सकता है कानून और राज्य भी बना सकता है, संवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो संवर्ती सूची में और अगर पहले केंद्र ने कानून बना दिया तो केंद्र तो बड़ा माना जाएगा, केंद्र ने कानून बना दिया तो वो केंद्र का कानून माना जाएगा। ऐसे करके इसमें हमने ऐसे बांट रखा है। यानी कि फेडरल में क्या होता था कि हमने कहा कि अब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको फेडरल प्रिंसिपल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। AC खोल लो, ठंडक बनेगी, ऐसे नींद आएगी। हमें क्या हमने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों को फेडरल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो फेडरल प्रिंसिपल समझा, USA में यूनाइटेड स्टेट का फेडरल है, तो वहाँ राज्यों की शक्ति ज़्यादा है। इधर हमारे भारत में क्या है, राज्यों की शक्ति ज़्यादा भी है कई मामलों पे और कहीं पर कम भी है, वो भी देखेंगे हम कहाँ पे, वो आगे पढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी क्या हम क्वाजी फेडरल बोले जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इनको हम एक एक करके समझ लें। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शंस क्या है, ये कुछ समझ में आता है। जैसे डायरेक्टली एक बात तो पता है, जनता वाली भागीदारी ना, इतना तो समझ में आता ही है कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जहाँ जनता सीधे तौर पर भागीदार ना, और डायरेक्ट का मतलब जहाँ जनता सीधे तौर पर भागीदार थोड़ा हो। लेकिन अब और डिटेल अगर समझ ले रहे हैं कि जैसे चुनाव क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, या फिर विधान परिषद का चुनाव है। विधान परिषद बोले तो जिन राज्यों में विधान परिषद है, किन राज्यों में, ऐसे कितने राज्य, 6 राज्य। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश। यूपी जोड़े जोड़े से याद करो तो अच्छे याद हो जाएंगे। जैसे यूपी बिहार ये तो जोड़ा जोड़ा समझ लेते हो, यूपी बिहार पास के। और महाराष्ट्र कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही 2014 में तेलंगाना निकला था। आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य था, उसमें तेलंगाना नहीं ठीक। और यूपी बिहार ऐसा नहीं, देखिए यूपी बिहार पास बोलते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक पास में, और आंध्र तेलंगाना ऐसे कर दो करके याद रखो तो 6 हो जाएंगे। फिर मैंने कहा था कि आपको वेस्ट बंगाल भी बात कर रहा है विधान परिषद बनाने की, ठीक। वो आर्टिकल 169 के बारे में बात उसमें होती है कि कैसे करके ठीक से देखो, उसमें प्रोसेस लिखी हुई है, वो हम लोग आगे विधान परिषद पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेकिन जो विधान परिषद के चुनाव हैं
वहाँ पे जो MLCs चुनने हमें, और राज्यसभा में जो चुनने हमें, यहाँ पे चुनने, या फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनके चुनाव होंगे क्या इनडायरेक्ट। इनको थोड़ा टफ बनाया गया है, टफ बनाया गया कि जनता, और बाकी जो ज़्यादा थी जनता, अब जनता पढ़े, अब जो हम लोग ये समझ रहे हैं कि गणित देखी हमने, गणित जनता को तो समझ में नहीं आएगी, जो बोली वाली जनता कि भाई ऐसे तो कुछ चुनाव अगर ऐसे होगा कि इतना प्रेसिडेंट वोट होगा, ऐसे हमारा ट्रांसफर करा जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे करना है, अभी गणित समझेंगे हो जाएगा, ऐसे मतों की वैल्यू निकल रही है। तो वो सब चीज़ें इनके थोड़ा टफ बनाए गए कि जनता की भागीदारी, क्योंकि जनता को ये डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हैं। अब जैसे लोकसभा का चुनाव है जो PM प्रधानमंत्री वाला है, जैसे लोकसभा है, और कौन सा है, फिर विधानसभा का चुनाव होगा, विधान परिषद होगी, ठीक है ना। ऐसे पंचायत के चुनाव हो गए, पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत के 3 लेवल होते हैं, सुने 3 लेवल पंचायत, जैसे ग्राम पंचायत हो जाता है, फिर मध्य पंचायत है ना, ऐसा सुना नहीं सुना। हाँ, तो ऐसे पंचायत के 3 लेवल, पंचायत के चुनाव हो गए, फिर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हो गए। तो ये जो 4 चुनाव हैं, ठीक है, ये चुनाव कैसे होंगे, डायरेक्ट होंगे। इसमें डायरेक्ट जनता सीधे भाग होगी, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव होंगे, उसमें जनता सीधे जाके वोट करेगी और चुन लेगी। इसीलिए आपको दिखता है कि इसमें इतने लोग खड़े हो जाते हैं, इतने लोग खड़े हो जाते हैं कि पता ही चलती संख्या में, और यहाँ पर कम लोग खड़े हो पाते हैं। राज्यसभा में यहाँ पे चुने लोग खड़े होते हैं, क्योंकि इनकी टफ प्रोसेस है। अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपको पता है कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग ज़्यादा खड़े हैं आपस में, कि प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत लोग खड़े हो, पार्षद बनना है तो आपको पता है सभासद के चुनाव हो रहे हैं आपके, तो 10-15 लोग खड़े हैं, है ना। मिलती नहीं, बताया ना, उसको बताओ उसके परिवार में 4 वोट मिले, जबकि उसके परिवार में 13 लोग हैं जी। हाँ, अपने इधर की कि 13 लोग परिवार में, उसके नाम नहीं लूँगा 13 लोग परिवार में, 4 वोट मिले, खड़े हो गए थे, पैसे थोड़े बड़े इकट्ठे कर, जो भी करा। आपकी जब इतनी लोकप्रियता नहीं है, आपके घर में पहले तो 13 वोट है कम से कम, चलो एक से किसी से बैर चल रही होगी, और वो भी ऐसे नहीं कि आपके घर में पार्टीशन हो, वो लोग हैं कि जो आपके घर में घुले मिले डेली आपको रह रहे हैं, तो वो 13 लोग हैं। तो ऐसे तो इसलिए, और इसमें खड़े हुए, लेकिन ऐसे लोग फिर यहाँ नहीं खड़े हो सकते कि तुम्हें साइन चाहिए, प्रपोजल सेकेंडर्स चाहिए, तो तुम्हारा प्रपोजल सेकेंडर ऐसे कोई बनने को तैयार नहीं हुआ, तुम्हें 4 लोग घर में मिल रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पे इन लोगों के चुनाव थोड़ा टफ करे गए, और इन लोगों के ढीले ढाले करे गए कि इनमें तो ऐसा रिस्क ले सकते हैं। अब जैसे इनडायरेक्ट क्यों करा, पहले इनडायरेक्ट समझ लेते तभी आएंगे कि इनडायरेक्ट क्यों करा। कि पहले के टाइम में, मतलब इनडायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव क्यों करा, कि पहले के टाइम में क्या था कि ऐसा पॉसिबल नहीं था। जैसे इस टाइम तो ठीक है, अभी संवाद करना तो भाई कोई लाइव फेसबुक पे लाइव चला दिया, इंस्टाग्राम पे लाइव चला दिया, यूट्यूब पे लाइव चला दिया, अब क्या पास आज पास सबके पास नेट है और सिग्नल है, अच्छे खासे सिग्नल से सब पहुँच रहे हैं, तो ठीक से संवाद हो जा रहा है, जनता से अच्छे से कनेक्शन हो जा रहा है। पहले के टाइम में जब चुनाव हुए थे 1951 में पहली बार चुनाव हुए थे भारत में, ठीक है, 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1952 के टाइम पे सोचो कि जब बहुत अच्छे से नहीं है मोबाइल फंक्शन, ये सब चीज़ नहीं है, तो उस टाइम रेडियो के माध्यम से संपर्क हो पा रहा था, और एक रेडियो से कितने 100 लोग आके बैठ के सुनते थे, आसपास में बैठ के सुनते थे, ध्यान है कोई मूवीज़ वगैरह देखे होंगे तो ऐसे करके। और समाचार में जो एक अखबार में आता था, तो अखबार में जो पढ़ा लिखा होता था वो एक बार पढ़ता था और सबको सुनाता था, और उसमें भी सारी जनता कवर नहीं हो पाती जनता, क्योंकि अपने लोग काम धंधे भी लोग हो गए, तो ये चीज़ थी। तो पहले इतना ज़्यादा ऐसा था नहीं, और एक व्यक्ति का आप चुनाव करना चाह रहे हो ऐसे कि वो अब जैसे मोदी जी चुनाव हो रहा है, इनका लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो मोदी जी जा जाके रैली कर ले रहे हैं। लोकसभा मतलब हाँ, मोदी जी बनेंगे, मोदी जगह जगह जा रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, जाके रैलियाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब जा पा रहे हैं, मोबाइल है, इतना सिस्टम मोबाइल सिस्टम है कि मोबाइल होके यहाँ पे गाड़ी बैठ के तो जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनके पास मोबिलिटी है भी जाने की। तो क्या है, अब क्या है, अब जनता जाके साध रहे हैं, आप सीधे कनेक्शन बन रहे हैं, तो आपकी लोकप्रियता बन रही है कि लोग जनता आपको जान रही है। जान रही तो उनका चुनाव हुआ भाई, तो वो वोटिंग पा रहे हैं, जीत रहे हैं। लेकिन उस टाइम के टाइम पे एक व्यक्ति को आपको राष्ट्रपति बनाना है, पूरे भारत में सारी जनता के ऊपर सबसे प्रथम नागरिक बनेगा। सारी जनता बाद में आएगी, जनता बाद में, उसमें मतलब ऊँचे पदाधिकारी बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले भी कौन आ जाएगा, प्रथम नागरिक। तो वो आपको एक ऐसे जिसको जनता जानती भी ना हो, कम से कम एटलीस्ट जनता जानती तो, ऐसा कुछ बात हो रही थी। तो इसलिए यहाँ पे पहले टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये कि अब हालांकि ये अब लिटरेसी है कि अब नहीं जानते लोग, अब अनपढ़ लोग हो आप लोग, अगर नहीं जानते हैं तो आपको आपके राष्ट्रपति का नाम पता होना चाहिए। ऐसे कहने में हो सकता है कि बहुत लोग नहीं जानते, आप पूछो किसी गली मोहल्ले में जाकर बोलो आपके राष्ट्रपति का नाम क्या, पता है ना, मोदी योगी, सबको पता है मोदी योगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसमें तो कोई ट्रेंड चला है, ठीक है, तो इसलिए नहीं करा। और दूसरी बात ये थी कि अगर क्या है, PM कैसे चुना जा रहा है, जो वास्तविक प्रमुख है, जो पूरे सरकार का हेड है। और हमने बात करी थी, हम स्टार्टिंग में पढ़ा था पॉलिटी में, तो हम देखा था हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, देखा था कि प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म है, हमने देखा था कि भारत को क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म अपना लेनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म को छोड़ के, ये जो संसदीय ढांचा है उसको छोड़ के प्रेसिडेंशियल फॉर्म अपनानी चाहिए। देखा ना, तुलना करी थी कि USA में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, जैसे USA में क्या है, हेड ऑफ स्टेट भी वही प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी वही प्रेसिडेंट है, यानी सरकार भी वही चला रहे हैं और पूरे राज्य के मालिक भी, मतलब हेड वही है। हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन है, राष्ट्रपति, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, PM।
तो हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट, और दूसरा हमने जनता से भागीदारी इसलिए नहीं करवाई कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो सरकार मेन चला रहे हैं, उनके चुनाव तो आप थोड़ा परोक्ष रूप से करा रहे हैं। जैसे पीएम कैसे बनते हैं कि एमपीज़ के जो चुनाव होते हैं ना, सांसद के, हम लोग सांसद को वोट देते हैं, तो सांसद एक पार्टी की जिसको बहुमत मिलता है, जैसे हम बीजेपी का एग्जांपल है, तो बीजेपी के सांसद को बहुमत मिलता है, तो बीजेपी के सांसद आपस में चुनते हैं कि ठीक है चलो हम लोग एक एमपी हैं मोदी जी, इनको बना देते हैं प्रधानमंत्री। या फिर कांग्रेस की पार्टी को अगर बहुमत मिलता है तो वो कहेंगे एमपी वो कहीं से होते हुए बायनाट से करते हैं वो, तो जैसे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी बनते हैं, तो राहुल गांधी को बनाया जाता है प्रधानमंत्री, वो एमपी से उनके सलाह करके हम चाहते हैं कि ये बने। तो यार ये भी डायरेक्टली जनता ने इनको नहीं बनाया, लेकिन एमपी तो थे, इनको किसी जनता ने तो वोट दिया, तो परोक्ष रूप से एक प्रकार से थोड़ा बहुत आ गया। तो ऐसा बताना कि, और राष्ट्रपति के चुनाव में आप सीधे सीधे जनता से वोट पड़वा लो, तो इनको राष्ट्रपति बना दो। वास्तविक प्रमुख ये हैं, और राष्ट्रपति अगर ऐसे बन के आए, सीधे अगर बन के आएंगे जनता से, तो राष्ट्रपति कहेंगे मैं भी तुम्हारी बात क्यों सुनूं, क्योंकि हमें आर्टिकल पढ़ेंगे और आगे कि राष्ट्रपति को क्या करना है, राष्ट्रपति को मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मतलब जो पीएम होंगे उनके 11 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे, वो सलाह करके राष्ट्रपति को एक पर्चा भेजेंगे, जो बिल बनेगा, कानून बनेगा, तो उसको भेजेंगे और राष्ट्रपति को उस पर साइन करना होगा। राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ साइन करना होगा, कोई ज़्यादा बातें नहीं करनी होंगी। ज़्यादा हमें क्या करना है कि वापस आपको भेज देना है कि भाई एक बार पुनर्विचार कर लो कि इस पर थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, पहुंचा, उन्होंने कहा हमने पुनर्विचार कर लिया, अब लो आप साइन कर दो। अब करना पड़ेगा, अब बाध्य हो कि एक बार तक ज़्यादा आपके पास क्या, एक बार तक आप पुनर्विचार के दे सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को और शक्तियाँ, एक पॉकेट वीटो नाम से है, वो पॉकेट में रख सकते हैं अपने, पॉकेट बोल के जेम वीटो बोलते हैं, तो वो रख सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अमूमन राष्ट्रपति ऐसे बनाते हैं ढीले डाले कि वो प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करें, ठीक है, प्रधानमंत्री। ऐसे हम लोग अभी आर्टिकल और पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे, एक मंत्रिपरिषद होगी और प्रधानमंत्री की, और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ऐसे चुन के आएंगे, तो राष्ट्रपति कहेंगे यार फिर हम हमको काम करें, जब हम भी डायरेक्टली चुन के आए, आप भी डायरेक्टली चुन के आए, तो हमारी पावर भी उतनी समान होनी चाहिए, तो इस वजह से और भी नहीं। और हमने इंग्लैंड वाला ढांचा अपनाया, मतलब यूके और यूएसए में अगर अपनाए, तो हमने मतलब अमेरिका को छोड़ते हुए इंग्लैंड वाला ढांचा अपनाया, जहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो नाममात्र की मोहर है, वहाँ पे तो रबड़ की मोहर है, वहाँ पे तो और ढीले हैं। मतलब यहाँ पर तब भी हमारे राष्ट्रपति के पास थोड़ी शक्तियाँ हैं। यूके के मतलब वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होते, वहाँ पे क्वीन और राजा होते हैं ना, तो वो हेड ऑफ स्टेट बने बैठे हैं। तो वहाँ पर तो जैसे हुआ, जैसे 1688 के आसपास हमने अगर वहाँ पे पीछे हिस्ट्री में देखा था, तो हमने पढ़ा था गोरखपुर क्रांति हुई थी 1688, रक्तहीन क्रांति बोलते हैं 1688 में यूके में रक्त क्रांति हुई थी, यानी कि उसे गोरखपुर ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोलते हैं। और आज चल रही 2024, आज तक कोई ऐसा मतलब डेट नहीं है वहाँ पे राष्ट्रपति के पास पहुँचा हो और राष्ट्रपति ने कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे। आज तक वहाँ पे राष्ट्रपति का मतलब वहाँ के उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं, राजा, ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बोलते, वहाँ पे राजा रानी वहाँ चलेंगे। तो वहाँ पर क्या है कि उनने आज तक ऐसा कुछ नहीं कर पाया, उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप भेज रहे हो साइन कर दो, ठीक है साइन कर दें, लेकिन जो चल रहा है हमारे राष्ट्रपति के पास कुछ शक्ति, हम देखेंगे कि आगे केस हुआ था, उन्होंने एक बार पॉकेट वीटो कर लिया था एक उन्होंने कानून को, वो पढ़ेंगे। लेकिन अमूमन क्या है, हमारे राष्ट्रपति भी नामात्र के बने हुए। तो ये बात समझ में आ रही है, अगर वो जनता डायरेक्टली बन के आएंगे तो वो कहेंगे भाई हमारी पावर तुम्हारी पावर, तो टसल बनी रहेगी इनमें। जैसे हमने बात करी थी, राष्ट्रपति की टसल बनी थी किनसे, नेहरू जी से, राजेंद्र प्रसाद की, क्योंकि वो लोकप्रिय थे, उनको जनता जान रही थी बहुत टाइम में। और यहाँ पर क्या है, और कुछ मतलब पहले के टाइम में जो हमने कहा, पहले के टाइम पॉसिबल नहीं, आप करो, आप जानते थे राजेंद्र प्रसाद को, पहले टाइम पे कुछ लोग थे, राजेंद्र प्रसाद हैं, महात्मा गांधी हैं, नेहरू जी हैं, अटल बिहारी बहुत सारी, सरदार पटेल हैं, इन लोगों को जानती थी जनता। लेकिन और लोग को खड़ा होगा, ये लोग तो अपने अपने डिपार्टमेंट में थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वहाँ पर महात्मा गांधी का उनका वो उस टाइम 1952 में चुनाव हो रहे थे, महात्मा गांधी की मृत्यु पहले ही हो गई और सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में हो गई, ठीक है, तो उन लोगों से मृत्यु हो गई, तो इस टाइम वो थे भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जो हम बता रहे हैं, अगर लोकप्रिय राष्ट्रपति सीधे जनता चुन के आया, जनता की हम इनको राष्ट्रपति बनाएंगे, तो ये भी तो लोकप्रिय हो गए। तो क्या अगर वास्तविक प्रमुख मैं नहीं हूँ तो मैं पीएम का ही चुनाव लूँ, या फिर मैं पीएम फिर मैं क्यों नहीं, जब मुझे भी जनता इतनी शक्ति दे रही है। तो ये टसल रही थी, इस वजह से हमने डायरेक्टली चुनाव नहीं करा। तो हमारा अगर पूछे कि इनडायरेक्ट क्यों, तो इनडायरेक्ट 2 वजह से ऐसे मान के चलोगे, यानी कि फिर राष्ट्रपति क्या बड़ा हो जाता है पीएम से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ तो मैं सीधे जनता चुनवा रहे हैं, यहाँ एमपी के थ्रू आप चुन रहे हो, तो ये समझ रहा है, और आप वास्तविक प्रमुख बन गए और उसमें भी आप हम पे रौला जमाओगे। तो ये वाली बात आ रही है, इसलिए ये थोड़ा रोक के चले कि भाई यहाँ पे जनता को रोको, ठीक है, क्योंकि जब आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं अपनाई है मतलब भारत में, तो आपको क्या करना है, आप पार्लियामेंट्री फॉर्म में, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या राष्ट्रपति होंगे हेड ऑफ स्टेट और पीएम होंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि मेन काम वो करेंगे और आपके नाम पे होगा, वो बात अलग है। ये बात समझना है कि हमने ऐसा सिस्टम, ये वाला पहला क्लियर। अब दूसरा क्या है, अब इनडायरेक्ट कहाँ होते हैं, इनडायरेक्ट कहाँ होंगे, एक तो आपको पता चल रहा है, एक तो पता चल गया राष्ट्रपति में, ठीक है, और एक किस में होंगे, उपराष्ट्रपति में, और एमएलसी बोले तो विधान परिषद, मतलब एमएलसी का मतलब जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेंगे, यानी कि विधान परिषद बोलेंगे इसे,
तो विधान परिषद वीपी और राज्यसभा आरएस राज्यसभा। ये ध्यान रखना, इसमें इनडायरेक्ट होंगे और डायरेक्ट कहाँ कहाँ। राज्यपाल देखो कैसे बनते हैं वो बात करें, राष्ट्रपति उन्हें करते हैं, राज्यपाल के चुनाव नहीं होते, क्या कुछ चुनेगा ना वो राष्ट्रपति उनको कह देते हैं साइन करेंगे आप वहाँ के राज्यपाल बनेंगे। हम लोग राज्यपाल के टाइम में देखेंगे, राज्यपाल बनाना बहुत आसान है, वो पढ़ेंगे और राज्यपाल को भी क्लियर करेंगे। तो वो हम चीज़ें अभी, लेकिन यहाँ क्या समझे, चुनाव समझ रहे हैं। तो चुनाव में क्या हुआ और डायरेक्ट किन किन के होंगे, डायरेक्ट पे ध्यान रख लेना, यहीं पे जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है, यहाँ पे लोकसभा लिखोगे, लोकसभा ये लिख रखें, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो है चुनाव, ये 4 जो चुनाव ऐसे हो रहे हैं, ये डायरेक्ट इसमें सीधी जनता आ रही है। और इसी में देखोगे आप लोग कितने कितने लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, कोई सीमा नहीं, आराम से कोई भी खड़े हो जाए, जो भाई योग्यता है वो योग्यता पूरी करें, आप में खड़े हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसे जरूर पर खड़े हो जाते हैं और फिर आपको पता ही वोट मिलते ही नहीं, वहाँ सब जो एग्जाम्पल बता रहे हैं। और यहाँ पे जब वही ऐसा था यहाँ पर कि वही जो योग्यता थी वो कह रहा मैं 35 साल का हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, दिवालिया नहीं हूँ, मेरे पास पहले योग्यता है, भारत का नागरिक हूँ, मैं खड़ा हो जा रहा हूँ, अब वोट भी नहीं मिल रहा है उनको राष्ट्रपति के लिए, तो इसलिए रोका गया भाई ऐसे ही राष्ट्रपति बनने जा रहे हो आप, तो आपको इतने लोग नहीं जान रहे हैं, तो इसलिए 50-50 ये कर दिए। और फिर लोकप्रियता जब 50-50 जिस व्यक्ति को जानते हैं, मतलब यानी कि 100 लोग जब जानते हैं और वो 100 लोग वो हैं जो वोट डालने आ रहे हैं, तो वो जब 100 लोग जानते हैं तो इसका मतलब उसकी ठीक ठाक तो जान पहचान है, तो यानी कि रिप्रेजेंटेशन कर सकता है अगर वो व्यक्ति बने। तो इसलिए इसको थोड़ा टाइट लगा के आप देते हो। और ये थोड़ा नीचे लेवल के आ जाते थे एमपीज़ वगैरह, अभी नहीं एमपीज़ में पीएम एक बनेंगे वो अलग बात है, लोकसभा के चुनाव, तो इसलिए मैं ध्यान रखना जो नगर निगम के चुनाव में इनमें तो बहुत बहुत लोग खड़े हो जाते हैं आराम से, कितने लोग खड़े हो रहे हैं मेयर बनने के लिए, कितने लोग खड़े हो रहे हैं सभासद बनने के लिए, पार्षद बनने के लिए, कितने कितने लोग खड़े हो जाते हैं, पता नहीं चलेगा। आप जब ईवीएम में वोट डालने जाओगे तो आपको 2-3 लोग जानते होंगे और ये कौन कौन है पता ही चलेगा, कहाँ कहाँ चिन्ह आ जाते हैं अलग अलग, है ना। तो वो कल वोट डालें वोट एक आध बार, तो उसमें देखना कि पता ही चलते नीचे ये में कहाँ कहाँ चुनाव अलग चिन्ह। मैं खुद डाला तो उसमें देखा है कि किसी को जानते हैं 3-4 हालांकि जैसे ये बात जागरूकता होनी चाहिए कि आपको सब पार्टी उसके नाम पता होनी चाहिए, सब ये बात अलग है, लेकिन फिर भी हम भी नहीं जान पाते, उसमें नहीं देख पाते कि ये कौन कहाँ से खड़ा हुआ, किससे खड़ा हुआ, कोई निर्दलीय खड़ा हो गया अचानक से बन के, निर्दलीय होते हैं कि हम किसी दल से नहीं है, ठीक, ये बात समझ में आ रहा। तो ये इतना समझ में आया कि इनडायरेक्ट वाला। अब आते हैं कि उसमें लिखा है कि आपको कैसे चुनाव कैसे कराना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधि, ये हम कल समझ चुके थे पिछली क्लास में, और थोड़ा सा को और डिटेल में पढ़ लिया है क्योंकि अब मैंने बताया ना अमेरिका वाला हमें पढ़ना, तो डिटेल में समझो। हमने प्रोपोर्शन वाले में क्या देखा था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा कि अनुपात के हिसाब से आपको प्रतिनिधि करना पड़ेगा, ऐसे देखा था ना कि इसमें क्या है आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या है, एक सिस्टम से समझा दो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब क्या है, सबसे आगे जो निकल गया। जैसे 100 अगर आपको 100 मान लो 100 वोट हैं, ठीक, 2 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, 2 लोग लड़ रहे हैं, एक को मिले 51% वोट यानी कि 51 वोट मिले और एक को मिले 49, ये चीज़ समझना ये इंपॉर्टेंट है अभी क्योंकि क्लियर हो जाएगी। एक को मिले 51, इसको चाहे हटा लो थोड़ा साइड में, है ना, बच्चों को देखने में दिक्कत होगी। तो 100 में से एक को मिले 51, ठीक है, और एक को मिले 49। अब इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट फास्ट पोजीशन में सबसे आगे कौन निकल गया, बहुमत किसको मिलेगा, नहीं 51 को मिल गया, ये जीत गए। अगर पीएम का चुनाव हो ये पीएम बन जाएंगे, ठीक है, रुक जाओ ये 51 हो गया और ये 49 हो गया, इसलिए चलो यहाँ समझो फटाफट देखो, ये 51 और ये 49 आराम से, तो 51-49 होगा, से बोतल रख दो आराम से, आपको पता है जब चीज़ें गिरेंगी ना। तो 51-49 जो 100 में फर्स्ट पास पोस्टल सिस्टम हम लोग समझ रहे हैं, आनुपातिक प्रतिनिधि अभी आएंगे, पहले इसको समझते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधि में क्या है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तो ये नहीं है कि फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में क्या है कि सबसे आगे जो निकल गया, 100 अगर वोट पड़ रहे हैं, 100 में से 2 लोग अगर खड़े हो रहे हैं, 2 लोग खड़े हो रहे हैं अगर, तो एक को मिले 51 और एक को मिले 49। अब क्या है यानी कि ये 51 जो व्यक्ति ये इसको मिले ये जीत गया और ये हार गया, यानी कि 49 अगर प्रतिशत की बात कर लें, अगर हम लोग ऐसे अगर बोर्ड ऐसे मान लें, जैसे अगर मान लो इनको 1 लाख वोट हैं, अभी और अच्छे समझ में आया, 1 लाख वोट हैं, ठीक है, 1 लाख वोट में क्या है कि 90,000 लोगों ने डाले वोट, कुछ लोगों ने नहीं भी डाले होंगे, और 10 लोग खड़े हो रहे हैं, यानी कि 10 लोग खड़े हैं उम्मीदवार। कोई एक चुनाव हो रहा है किसी के लिए, राष्ट्रपति के लिए मान लो, पीएम के लिए मान लो, अगर खाली समझना है तो राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन 10 लोग खड़े हो रहे हैं और 1 लाख वोटर हैं टोटल, जिसमें से 90,000 वोट पड़े, 90,000 लोग डालने गए वोट, 10 लोग खड़े हैं, ठीक, एक व्यक्ति को मिले कितने मान लो 18,000 से मान लेना, 18,000 फिर कितने बचेंगे, 72 बचेंगे, है ना, ठीक है, ऐसे वाला 18,000 के लिखते हैं, 1000 को के लिखते हैं, के लिख दें तो 18,000 और बचे 72, 72, 80, 90 और इसको
तो एक व्यक्ति को, अकेले एक व्यक्ति को मिले 18,000 वोट, और 9-10 लोग हैं टोटल, बचे अब 9, ये 9 बांट लो, इनमें बांट लो, 72,000 9 मान लो, तो अगर बांट ले तो 8 ने 72 आ गया, तो 8-8 हज़ार पड़ जाएंगे एक एक को, अगर मान लिया ऐसे मान लिया हमने, तो एक एक व्यक्ति को 8-8 हज़ार यहाँ मिले 9 में, ये टोटल 72,000 ये हो जाएंगे। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को इससे ज़्यादा तो नहीं मिले, इन सबको 8-8 मिले, या 8 किसी को 9 किसी को, मतलब 18,000 से तो ज़्यादा नहीं मिले, ऐसा मान लिया हमने। तो एक व्यक्ति को 18,000 मिले और बाकी सबको 8-8 या 9-9 मिले, ऐसे 10-10 मिले, या 12 किसी को मिले, किसी को 3 मिले, ऐसे कम बढ़ मिले, लेकिन 18,000 किसी को नहीं मिले। यानी कि अब जीते कौन, ये जीतेगा। अगर मान लो पीएम का चुनाव हो रहा हो तो ये जीत गया यहाँ पे मान लो, और इस फर्स्ट फोर्थ सिस्टम बता रहे हैं। इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में ऐसा है कि आपने ये 18,000, अब यानी एक व्यक्ति ये जीत गया और ये 1 लाख लोगों पर रूल करेगा, जिसको सिर्फ 18,000 लोग जानते हैं। यानी 18,000 ने जो वोट दिया, बाकी के लोगों ने शायद इसको पसंद नहीं, एक तो वोट नहीं दिया, इसका मतलब तो वोट नहीं दिए, चाह नहीं रहे वो बने, और हो सकता है कि पसंद भी ना करते हो, ये भी तो हो सकता है कि पसंद नहीं करे इसलिए नहीं दिया वोट, और हो सकता है कि चलो पहली पसंद उनकी ये थी, बाद में थी पसंद, लेकिन मैंने पहली पसंद तो ये थी जो उनको वोट दिया। यानी कि 18,000 सिर्फ से 18,000 जानते हैं, 1 लाख में से 18,000, समझ रहे हो आप। और ये यानी कि ये व्यक्ति बन जाएगा, उस 1 लाख के ऊपर रूल करेगा, जिनमें सिर्फ 18,000, बाकी के कितने 72,000 लोग उसे, 72 क्या बल्कि 18,000 ये और उसमें 82 हो जाएंगे ना, क्योंकि वो थोड़े लोग जिन्होंने वोट नहीं डाला वो भी तो, उनके ऊपर भी तो रूल करेगा। तो उतने लोग जो जिन्होंने वोट नहीं दिया 82 के आसपास हैं, और इधर 18 हैं, तो 82,000 के ऊपर आप फ्री में से रूल कर रहे हो, 18,000 ने आपको बना दिया। यानी कि समझ रहे हो सिस्टम कितना बेकार, इस हिसाब से बेकार बन रहा है कि आपको, यानी कि ये व्यक्ति क्या कायदे में इस समाज के ऊपर रूल करने के लिए है, ये समाज पे कायदे में तो नहीं रूल कर सकता भाई ये समाज पे, वैसे तो मतलब नियम अगर है तो उसके हिसाब से करेगा, लेकिन कायदे में भाई आप 1 लाख लोगों के ऊपर रूल कर रहे हो, आपको जानते कितने 18,000 ही लोग हैं, बाकी के 82,000 क्या बेकार हैं। ये वही सिस्टम यहाँ पे कि 51% आप जीते और 49 लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, 51 ने दिया, आप जीत गए, और 49 सीधे सीधे आपने एक बार में खारिज कर दिए। मतलब सिर्फ एक वोट आपको एक्स्ट्रा मिला, जो यहाँ से 50-50 बराबर थे, एक वोट जैसे आपकी तरफ इधर आया, 50 से इधर आया, आप जीत गए, आपका बात सही हो गया, और 49 लोग सीधे खारिज हो गए। तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि फर्स्ट पास फोर्थ सिस्टम तो नहीं बनेगा राष्ट्रपति चुनाव में। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली कि 18,000 लोगों ने मान चुन लिया, 72,000 82,000 बचे वो पागल हैं सब, उन्होंने किसी को नहीं, उनकी बात ही नहीं बनोगे। तो इसलिए क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व में भी 2 सिस्टम चलते हैं, लिस्ट सिस्टम और ईयर सिस्टम। जैसे क्या अब हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व इतना देख चुके थे कि हमने देखा था कि देखिए सीट बानी थी, 100 सीट बानी थी, हमने देखा था कि अगर 60% बीजेपी को मिले, 30% कांग्रेस को मिली, और फिर 90-10% हमने कहा आप पार्टी को मिली, ऐसा देखा था। तो हमने कहा था कि अगर मान लो 20 सीटें हैं राष्ट्रपति के लिए किसी के लिए, तो 20 सीटें अगर मान लो हैं, जैसे टोटल क्या है 100 लोग डालने वाले, 100 वोट हैं, और 20 सीटें टोटल, 20 पद यानी कि, ठीक। तो 60% वोट इनको मिले, बीजेपी को, हमने देखा था ऐसे पिछली बार में, 30 कांग्रेस को मिले 30%, और 10% आप मान ले रहे हैं, तो 20% 60 का 20% कितना हुआ हमने निकाला था, तो 12, ठीक है। तो 12 सीटें इनको मिल जाएंगी, और 2 3 6 और बचे 12 से 18 2, ठीक है ना। तो ये 2 सीट इनको मिल जाएंगी। तो हमने देखा था। अब इसमें क्या है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये ठीक है, यानी कि अनुपात के हिसाब से। इसमें क्या हो रहा था फर्स्ट पास फोर्थ सिस्टम में, इसमें एक व्यक्ति को मिल रहे थे और आपको वो जीतते चला जाता उसको, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम बार के लोग हैं, जैसे अगर हम इसको अगर क्षेत्रवार भी मान लें, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से मान लें कि हिंदू लोग हैं एक जगह एरिया में, तो हम बात करेंगे हिंदू परसेंटेज वाले में डायरेक्टली इसमें आ जाएंगे। तो क्या है कि हिंदू वाले वोट हिंदू को दे देंगे, और हिंदू वाले ज़्यादा है वहाँ पे, और हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है 1976 के हिसाब से, तो क्या है एक जगह पे सिर्फ पूरे जगह में उसमें हिंदू यानी एक हिंदू जी जीत गया, ये 18 सब मुस्लिमों पे भी रूल करेगा, यानी मान लो अल्पसंख्यकों को भी रूल करेगा, यानी कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उन पर भी रूल करेगा ना यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अनुपात में बढ़ जाएगा कि भाई आपको बीजेपी पार्टी को 12 में, तो इनको 12 दे दो, इनको 30% वोट मिले, जैसे इनको कुछ तो वोट मिले, 8,000 वोट तो मिले, इनको भी 8,000 मिले, तो इनके 8,000 हिसाब के कुछ सीट दे दो इसको। अगर मान लो पूरी से 10 पूरी कोई सीट है, बहुत सारी सीटें यहाँ 20-30 सीटें हैं, अगर मान लो यहाँ 20-30 सीटें, तो इसके हिसाब से इसको दो, जितनी सीटें दो इसको ज़्यादा मिलनी चाहिए, 18,000 वोट मिले हैं, इनको कम मिले तो इनको कम मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी चाहिए। लेकिन इनको क्या है इस वाले सिस्टम में खारिज कर दिया था, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जीत गया ये, ठीक है। तो इस परसेंटेज वाले सिस्टम में क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या है कि अनुपात के हिसाब से आपको कम मिल पाए 30, तो आपको थोड़ी सीटें मिल जाएंगी, लेकिन मिल जरूर जाएंगी। जो यहाँ पर खती खारिज कर दिया जा रहा था, यहाँ मिल जरूर जाएंगी, ठीक समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ऐसे सिस्टम होता तो इन्हें मिलती नहीं, यही जीत जाते, ठीक। तो इसलिए आप अनुपात यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग भी हैं, छोटे लोग भी, उनको भी अगर उन्हें कम वोट मिल रहे हैं तो उन्हें कम के हिसाब से कम सीटें मिल जाएंगी। तो ये समझ में आ रहा है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, लेकिन अब ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व हम इसलिए हमने फर्स्ट पास फोर्थ सिस्टम तो मना कर दिया कि हमारे राष्ट्रपति सिस्टम में ये तो नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति क्या मान लिया 49 सीधे खारिज, 49 को भी कुछ तो मिलना चाहिए, ठीक है।
तो यानी कि ये तो नहीं चलेगा। इनने कहा अब फिर दूसरे जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो बढ़िया तरीका है उसे बोलते हैं लिस्ट सिस्टम, कि लिस्ट बनाया, लिस्ट सिस्टम है कि जिस लिस्ट को जितने मिले, यानी कि आपको इसको 60% मिले, ठीक है, इनको इतनी सीट दे दो, इनको 30% मिले, इनको इतनी सीट दे दो, इसको 20 मिले, ये लिस्ट सिस्टम है। लेकिन ये लिस्ट सिस्टम कहाँ लागू होगा? जहाँ एक से ज़्यादा वैकेंसीज हो, जैसे 20 हमने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल। लेकिन जो राष्ट्रपति की वैकेंसी तो एक ही है। हमने देखा था कि अगर एक राष्ट्रपति है तो 60%, एक सीट के 60% कैसे निकालोगे? निकाल तो लोगे, पॉइंट में आएगा, तो उसको सीट को बाटा बाटी कैसे करोगे? राष्ट्रपति के आधा बैठेगा, एक की टांग बैठेगा, एक की हाथ बैठेगा, ऐसा थोड़ा बैठेगा। तो ये चीज़ समझना, यानी कि लिस्ट सिस्टम ऐसे जगह लागू तो नहीं होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व में। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व दो प्रकार से हो गया, एक तो लिस्ट सिस्टम हो गया, तो वो तो लिस्ट सिस्टम तो लागू नहीं हो पाएगा, वैसे तो सही है लेकिन लागू नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो हमने बात करी थी कि कुछ लोग विशेषज्ञ लोग इसको गलत बताते हैं। तो लेकिन लिस्ट सिस्टम का एक दूसरा एग्जाम्पल हेयर महोदय थे, हेयर नाम के व्यक्ति थे, 1850 के आसपास, 1857 के आसपास बोलते हैं। इन्होंने हेयर सिस्टम बनाया अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंदर ही, समझ रहे हो? अनुपातिक प्रतिनिधित्व फर्स्ट पास पोस्ट पद्धति नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ लिया वो है, तो ये तो नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं लिस्ट होता है, तो लिस्ट वाला, ठीक है, लिस्ट हो गया। लिस्ट में देखा हमने, लिस्ट सिस्टम वहाँ लगेगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व में जहाँ वैकेंसीज एक से ज़्यादा होंगी। तो हमें राष्ट्रपति की वैकेंसी एक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लग पाएगा। तो हमने दूसरा देखा जो हेयर सिस्टम, ये हेयर महोदय ने बोला हेयर सिस्टम, तो इसलिए हेयर महोदय का जो सिस्टम है इसी को क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल बोल देते हैं। यानी कि यहाँ का डायरेक्टली हम लिख दें सिंगल ट्रांसफरेबल। तो सिंगल ट्रांसफर यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व का ही एग्जाम्पल है सिंगल ट्रांसफरेबल। जो हमने बात करी थी कि कुछ विशेषज्ञ हैं जो मना कर रहे हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है, वो लिस्ट सिस्टम वाला ठीक नहीं है, क्योंकि लिस्ट सिस्टम क्योंकि राष्ट्रपति पे कैसे लागू हो जाएगा, एक सीट को कैसे बांट लोगे? तो इसलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का ही दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, जो एकल संक्रमणीय या फिर एकल हस्तांतरणीय या स्थानांतरणीय, ठीक है, जो पद्धति है या सिस्टम है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का ही है। अब हम इसको समझ लेना, फेडरल प्रिंसिपल समझ लिया। इसका मतलब है कि राज्यों की भी उतनी ही भागीदारी हो जितनी कि केंद्र की भागीदारी है। तो हमने ठीक ठाक देखो, हर राज्य से सुनी विधानसभा उसके उठाए, हर राज्य की विधानसभा को उठाएं, ठीक है, यूटीज़ के भी उठाएं, वहाँ से जो हाफ स्टेट के दायरे में आते हैं, और राज्य तो ही होगा, बाकी एमपी तो ही हो केंद्र में, ठीक। तो इसलिए हमने बराबर भागीदारी चुनी है। तो इसलिए फेडरल प्रिंसिपल का ध्यान रखा गया है कि आपको ऐसा नहीं कि केंद्र के लोग ही एमपी लोग जो बैठ रहे हैं राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा में बैठ रहे हैं वही लोग राष्ट्रपति को चुन दे रहे हैं, राज्य से कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो राज्य के हर एमपी उठ के आ रहे हैं, एमएलए उठ के आ रहे हैं, ठीक है, एमएलए से बता रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब हम इसको समझते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है। तो राष्ट्रपति का चुनाव में ठीक से समझ में आ जाए। तो अगर इसको अपनी भाषा में उतारना हो तो उतार के रख लेना, सिंगल ट्रांसफरेबल समझ लो ये क्या होता है, ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो बाकी तो ये तो समझ में आता ही है, ये तो हमने देख लिया पीछे। ये देखना है हम बाकी जैसे लिख लेंगे, जैसे राज्यसभा है, हमें पता है कि 250 सीट क्या है, ये भी मैं समझा दूँ अभी, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ क्लियर हुआ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला क्लियर हुआ, क्योंकि आप क्या है राजनीतिक विज्ञान को ही मैंने पढ़ा दिया आपको, हालांकि उतना कोई पूछा पाछी होगी नहीं, लेकिन हमें क्या है पता होना चाहिए। अब हम जो अमेरिका वाला देखेंगे, जो चुनाव होने वाले हैं उसको समझेंगे जब, तो हमें थोड़ी डिटेलिंग में और समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, ये राज्यसभा है, समझ लो कि 250 सीट क्या है सैंक्शनड हैं, यानी कि 250 स्ट्रेंथ है यहाँ पे, यानी कि 250 व्यक्ति बैठ सकते हैं, समान कुर्सी 250, ठीक, 250 व्यक्ति बैठ सकते हैं। लेकिन क्या है अभी 245 सीट ही हैं, 250 सीट पे मतलब राज्यसभा में चुनाव हो रहे हैं, 245 भर जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अलॉटेड कितनी है, यानी सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है 250 की है, और अलॉटेड कितनी है 245, 245 है ना। तो उसमें से क्या जो 250 सीट जब सैंक्शन थी, उन्होंने कहा उस टाइम जब संसद जो संविधान में लिखा हुआ है कि 250 सीट सैंक्शन है, जिसमें से 238 सीट क्या मिलेंगी अलग से जो निर्वाचित होंगी, चुनी जाएंगी, और 12 सीट मनोनीत होंगी। और मनोनीत का मतलब वही बात है ना कि हमने देखा साहित्य में जो व्यक्ति है, कला में और समाज सेवा में या फिर विज्ञान में, ये चार जहाँ क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति है अग्रणी, तो राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति कहते हैं कि ये व्यक्ति राज्यसभा में बैठेंगे, मतलब इनका समाज सेवा में योगदान अच्छा है, या इनका साहित्य में योगदान अच्छा है, या फिर जो विज्ञान, जो चार कैटेगरी ना कि, तो जैसे हालांकि सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत प्रश्न उठे थे, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक, तो उनको राज्यसभा में चुना गया जब, तो उनमें सवाल उठे थे कि ये तो खेल के व्यक्ति हैं, तो फिर कैसे भी ये मतलब खेल तो आप कैटेगरी क्या है, समाज सेवा कैटेगरी है, विज्ञान कैटेगरी है, और साहित्य और कला है ना, ये चार कैटेगरी, तो इसमें खेल तो नहीं, वो तो खेल के संबंध जुड़े। तो फिर उन्होंने मतलब लोगों ने मतलब जब
अब तर्क तो देने होते हैं कि अब चुन लिया तो आपको बताओ तो बोले नहीं, कलात्मक तरीके से खेलते हैं, बहुत कला है, खेलने की कला है उनके पास, या फिर जो उन्होंने इतना काम किया देश के लिए, वही ट्रॉफीज वगैरह लेके आए करा, तो वो समाज सेवा का एक बड़ा काम हो गया, तो ऐसे करवा लिया। लेकिन ये कैटेगरी है, चुन सकते हैं, वो फिर पेज के अंदर बहुत सारे निकालते हैं, आपको पता ही, वकील लोग भी और सब लोग कैटेगरी शब्दों के अंदर सब निकाल लेते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं। तो वो सिस्टम यहाँ पर है कि 238 क्या है, निर्वाचित होंगे, 12 मनोनीत होंगे, जिसमें से 233 क्या है, अब 233 और 5, अभी 5 क्या है, अभी तक अभी अलॉटेड इसमें नहीं हुई, जो आपको बात करें ना कि हम कहाँ से 5 अलॉटेड नहीं हुई हैं, तो 5 अलॉटेड यहाँ से नहीं हुई है, वो जो निर्वाचित होनी है, निर्वाचित में से अभी 233 लोग निर्वाचित हो रहे हैं, ये 5 ही बच्चे हुए हैं, अलॉटेड नहीं हुई, सीट अलॉटेड नहीं हुई है। तो 233 में से 225 जो है वो राज्य को बटी हुई है। हालांकि इसमें कहा कि 238 जो सीटें हैं ये राज्य के लिए ही हैं, लेकिन कभी कभी यूटी से भी आ जाएंगे, वो यूटी में जो हाफ स्टेट का दर्जा रख रहे हैं, तो वही 8 जो सीट हैं वो यूटी को दे दी गई हैं। जैसे 233 है ना, 233 राज्य में 5 सीट बची हुई हैं, तो 233 में से 225 जो हैं वो राज्य को मिल गई हैं, और 8 जो हैं वो यूटीज़ को मिल गई हैं। यूटीज़ कौन कौन सी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली को 3 मिली हुई हैं, ठीक है, यानी दिल्ली विधानसभा, दिल्ली एरिया से क्या होगा कि 3 सदस्य क्या होंगे, वो राज्यसभा में जा सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली के 3 हो गए, पुडुचेरी का 1 हो गया, जम्मू कश्मीर के 4 हो गए, ठीक। तो ये सीट अलॉटमेंट हो गया, ये अलॉटमेंट हो रहे हैं। ये हमने राज्यसभा का देख लिया। अब हम लोकसभा का देख लें। लोकसभा क्या, 552 टोटल सी, उसमें लिखे संविधान में लोकसभा में 552 लोग बैठ सकते हैं, ये बात समझ रहा है। तो 552 बैठ सकते हैं, जिसमें 550 क्या होंगे, निर्वाचित, और 2 क्या होंगे, मनोनीत। 2 मनोनीत ये कौन से, एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन, ऐसा बताया कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है, अब वो 104 में जो संविधान संशोधन हुआ, तो उसके द्वारा इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। 104 संविधान संशोधन से इनको हटा दिया गया। और जो हमने क्वेश्चन एक पूछा था कि क्या एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, मतलब वोट डाल सकते हैं, आप लोगों ने मना करा था कि नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो मनोनीत होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एंग्लो इंडियन से दिक्कत थोड़ी ना है, एंग्लो इंडियन अगर निर्वाचित होकर डालेगा तो डाल सकता है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन अगर निर्वाचित होकर जाए यहाँ से तो वो डाल सकते हैं। तो इसलिए एंग्लो इंडियन अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि क्या एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति को वोट डाल सकते हैं, तो आप कहोगे कि अगर मतलब वो निर्वाचित होकर जाएंगे तो बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ समझो, तो 550 ये हैं निर्वाचित वाले, 2 हैं मनोनीत वाले, जो अब 2 है नहीं, वो अब 6 हो गए 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 550 में से 530 और 20 ऐसे बांटे हमने, मतलब राज्य और उसके लिए, यूटीज़ के लिए, राज्य और यूटीज़ के लिए, जिसमें से 524 सीटें क्या हैं, अभी अलॉटेड हो चुकी हैं, 6 सीट अलॉटेड होने के लिए बाकी हैं। इसमें से 19 सीट और 1 सीट ये अलॉटेड होने के लिए बाकी है, यानी टोटल ये 524 और 19 को देखोगे तो 543 बैठेगा। तो मतलब 543 अभी स्ट्रेंथ है, ये अलॉटेड है, मतलब अभी 543 है, और 552 में से अगर 2 हटा दें एंग्लो इंडियन वाली, तो अभी स्ट्रेंथ में बची हुई है, यानी 6 ये वाली राज्य के लिए, और ये 1 और बची है। अभी इतनी हमारे पास बची है, इतनी और आ सकते हैं। इनसे ज़्यादा अगर बढ़ानी है तो संविधान संशोधन करना होगा। जैसे 245 यहाँ पर है, 250 सीट है टोटल, 250 से अगर 52 करनी है, 53 करनी है, 51 करनी है, तो आपको संविधान में संशोधन करना होगा। ये 5 सीटों के लिए भी संशोधन नहीं करना होगा, 5 अभी आप बढ़ा सकते हो, और समझ में आ रहा है, ये इतनी सैंक्शन पहले से संविधान में लिखी जा चुकी हैं। तो ये तो हमने इसकी सीटें देख ली। अब जो समझो, जो सबसे रोचक मुद्दा है, जो बहुत विषय बनता है जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति क्या है, 25 जुलाई है ना, 25 जुलाई से पहले राष्ट्रपति बन जाने चाहिए। जो राष्ट्रपति चुनाव होंगे, इस बार 2024 में तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि 1970 में नीलम संजीवा रेड्डी जो बनने थे चुनाव, तब से टाइम चला, वो 25 जुलाई को उन्हें शपथ ग्रहण करे, 25 जुलाई को वो अपने बैठे थे। तो 25 जुलाई से क्या है, आपको राष्ट्रपति बन जाना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव 25 जुलाई तक हर हाल में पूर्ण हो जाना चाहिए। अगला राष्ट्रपति 25 जुलाई को हो, जैसे उनके 5 साल का टर्म पूरा हो जाएगा, तो ऐसे करके, उससे पहले डेट अलग थी, लेकिन 25 जुलाई मान के चलो कि जब भी राष्ट्रपति चुनाव होंगे तो 25 जुलाई से पहले निपटाने। अब वो क्या है, उसमें ये सब पद्धति हो जानी चाहिए, सिंगल ट्रांसफरेबल। अब इसको समझ लें, सिंगल ट्रांसफरेबल ये है क्या, ये थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना, इसमें राउंड्स होते हैं कि आप एक संग नहीं जिता दोगे। हमने बात कर ली था निर्वाचक कोटा, हमने बात कर ली थी, निर्वाचक कोटा आपको प्राप्त करना होगा, जिसमें क्या था, हमने लिखा था कि आपको जो कुल वैध मत हैं, कुल वैध मत, उनकी वैल्यूज़ वो लिखी होंगे ऊपर, है ना, ऐसे लिखा था, जो वैध कुल, हाँ वैध मतों की वैल्यू ऐसे लिखा था, कुल वैध हो जाएंगे, और नीचे वैकेंसीज कितनी है, तो वैकेंसी, राष्ट्रपति की वैकेंसी कितनी है, 1, ठीक। और जो वैकेंसीज़ होंगी, वैकेंसीज़ मतलब यहाँ पे वैकेंसीज़ लिख लो, ये वैकेंसीज़ होंगी, और वैकेंसी प्लस 1 करो और प्लस 1 करो, मतलब निर्वाचक कोटा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है दरअसल, ठीक है। यानी कि जो कुल वैध जो मूल होंगे, वो वैध मत जो पड़ेंगे, वो वैध मत उनका मूल्य,
और डिवाइडेड बाय जितनी वैकेंसी है वो उस वैकेंसी से प्लस वन कर दो और फिर होल का प्लस वन कर दो, यानी कि वो पॉइंट में जो आएगा उसको आगे बढ़ाना, जिससे पता चले कि ये और लोगों से आगे बढ़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो अब राष्ट्रपति केस में फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, कुल वैध मत पूल हम देखेंगे ऊपर, कुल वैध मत पूल, ठीक, ये देखेंगे, और डिवाइडेड बाय वैकेंसी राष्ट्रपति की एक ही है और उसमें एक और ये कर देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर हम प्लस वन। हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा था उस दिन कि यानी कि हम मानेंगे अगर 100 लोग हैं, 100 वैध पूल के वोट डाले गए हैं जिसमें कोई भी ऐसा कोई धांधलीबाजी नहीं करेगी, तो 2 डिवाइड करा तो ये हो गया कितना 50 और प्लस 1 और कर दो तो 50 + 1 यानी कि 51, यानी कि 100 अगर वोट पड़ रहा है तो 100 में से 51 वोट तो एक को चाहिए जब वो बने राष्ट्रपति, और बन जाएगा यहाँ पे। और वो कैसे बनेगा हम लोग देखते हैं, ये बताएं, यानी फॉर्मूला ये है कि आप वैकेंसीज में एक बंद करोगे, ठीक है, लेकिन हमने जो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला कल उस टाइम लिखा था वो ये लिखा था कि कुल वैध मत पूल और डायरेक्टली, लेकिन निर्वाचक कोटा में जहाँ चलते, जैसे राज्यसभा में जब चुनाव होंगे वहाँ भी एक निर्वाचक कोटा होगा, ठीक है, उनमें भी यही निर्वाचक कोटा ऐसे बनाना पड़ेगा। निर्वाचक मंडल तो बनेगा ही बनेगा, निर्वाचक मंडल बनेगा, उसमें भी एक जैसे हमने देखा राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनेगा, उसके हमने सदस्य देख लिए, राज्यसभा को भी चुनने के लिए निर्वाचक मंडल बनेगा, उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए भी निर्वाचक मंडल बनेगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जब हो रहे हैं, जब जनता नहीं इसमें भागीदारी, जनता भागीदारी डायरेक्टली नहीं होगी तो वोट कौन डालेगा, कुछ खास लोग डालेंगे, तो जो खास लोग डालेंगे उसको निर्वाचक मंडल बोलेंगे, ठीक है, तो वो बनेगा ही बनेगा हर जगह, तो इन चारों में बनेगा और उनमें एक निर्वाचक कोटा का फॉर्मूला भी होगा। तो निर्वाचक कोटा का फॉर्मूला ये सब में होगा कि कुल वैध मूल जो कितने डले वो और डिवाइडेड बाय कितनी वैकेंसी हैं, तो इसमें राष्ट्रपति के लिए तो एक ही, उपराष्ट्रपति के लिए भी है, राज्यसभा में अलग अलग सीटों पर अलग अलग होता है तो उसमें अलग वैकेंसी से अलग होंगी और उसमें प्लस वन करोगे नीचे ही और फिर होल में प्लस वन कर दोगे, जिससे वो पता चलेगा इससे आधा, और एक भी ना आधा भी हो सकता है, अगर 0.5 आता है तो हम लोग 0.5 से अगले समय तो आधा भी बढ़ा सकते हैं, वो हमें देखना था, बस पॉइंट से मतलब हल्का सा उससे दूसरे से वो थोड़ा सा आगे हो, तो जरूरी नहीं कि प्लस वन ही करना है। तो हम समझते हैं जरा अब सिंगल ट्रांसफर, बस ये कोटा समझ में आया, तो हम यही मान के चलते हैं कि 100 ही वोट हैं, हालांकि कुछ है ना ऐसे लाखों में 10 लाख क्या जो टोटल वैल्यू आएगी 10 लाख कुछ ऐसे 98 वो चेंज भी हो गई थी चेंज में, लेकिन हम 100 मान के चल रहे हैं, ठीक, 100 लोग हैं, 100 वोट पड़ रहे हैं तो हम उसमें मान के चलेंगे, ठीक है, तो ये 100 पर मान के चल रहे हैं। अब मान के चल रहे हैं राष्ट्रपति में, जैसे अब तो अमूमन अब क्या 2 ही लोग खड़े होते हैं, पहले तो कितने हो रहे थे, ठीक है, वो जो व्यक्ति थे हरिराम नाम के व्यक्ति थे, हरिराम नाम के व्यक्ति थे, वो खड़े हुए थे चुनाव में, उनको वोट नहीं मिला, पहली बार नहीं जीते, फिर से खड़े हुए अगली बार जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ 5 साल बाद, फिर से नहीं मिला वोट, तीसरी बार भी फिर खड़े हुए, तीसरी बार वोट नहीं मिला, चौथी बार जब उन्हें 0 वोट फिर से मिला तो उन्होंने अगली बार लड़ना छोड़ा। उन्हें 2 लोग तो जानते थे, 2 लोग तो प्रपोजल सेकंड बना ही लेते थे किसी को, लेकिन वोट ही नहीं मिल पा रहे, जीत ही नहीं पा रहे थे। चौथी बार जब उन्हें 0 वोट मिले तो उन्होंने सोचा अब नहीं लड़ रहे हैं, तो 5 चौक 20 साल हो गए ना उनको लड़ते रहते, तो 20 साल तो इंसान वैसे ही परेशान हो गया होगा, तो ऐसे करके था उस टाइम, पहले सिस्टम में चल रहा था। लेकिन अब क्या है, अमूमन 2 लोग खड़े होते हैं, एक जो केंद्र की पार्टी है वो अपना कोई प्रतिनिधि बना देती है, वैसे बीजेपी जी ने बनाया, बीजेपी को द्रौपदी मुर्मू को बनाया था, और दूसरे अपोजिट में खड़े होते हैं। तो यह समझना कि हम 4 का एग्जांपल लेके चल लेते हैं, जैसे ए और बी और ये सी और डी, ठीक, ये बात समझ में आ रही, यानी कि ये 4 लोग, अब देखो सब दिमाग के तोते वगैरह खोल लेना, इसको समझना, ये क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं, वो बन जाते हैं इससे। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल समझ लो, बढ़िया भी बहुत है, क्योंकि एक बार समझ में आ जाता है तो आपको समझ में आता है कि हम समझ के आ गए, बहुत बढ़िया चीज़ समझ गए। और क्या थोड़ा पेचीदा तो भाई गणित तो है इसमें, तो समझो से 4 लोग अगर हमने खड़े करे, तो 4 लोग जब हमने खड़े करे, इसमें क्या है, किसी अगर जैसे वोट 100 पड़े, अब 100 वोट पड़े हैं तो 100 में से अगर मैं जो गणित मैंने आपको बहुत ईजी करके रखी थी उसमें क्या है, अगर बहुत अच्छे से मान लें तो इसको मान ले रहे हैं, ए को मान ले रहे हैं कि 30 वोट मिले, ठीक, ए व्यक्ति को, यानी कि जो सब व्यक्ति हैं उनने चुना, 30 व्यक्ति ने चुना कि मैं पहले नंबर पे ए को रखूँगा, ये समझ में आ रहा है। हाँ, बाकी ये तो हम पता चल गया, ये अनिवार्य ऐसे करके वोट डालेंगे, आपको ऐसे वोट पर्ची मिलेगी, बैलेट पेपर मिलेगा ABCD, तो आपको क्या करना है कि मैं चाहूँगा कि पहले नंबर पर ये मिले, दूसरे नंबर पे ये बने, तीसरे नंबर पे ये बने, चौथे नंबर पे ये बने। इसका मतलब तो समझ में आएगा था कि अगर ये नहीं बनना है, सी नहीं बनना है, तो भैया बी बन जाए, अभी नहीं बनना तो मैं उनको चुनूंगा, बाकी उनको चुनूंगा, ठीक है, ये मर्जी है। और ये प्रेफरेंस बनना अनिवार्य नहीं है, आप प्रेफरेंस मत भी भरो, लेकिन पहले नंबर किसको देना ये तो बताओगे, ठीक है, यानी कि प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो हमने सुना कि ए व्यक्ति को 30 लोग पसंद कर रहे हैं पहले नंबर पे, ठीक है, और मान ले रहे हैं सी को 40, ऐसे मान लें 40 30 हो गया 70, और बी को 10 कर देते हैं, और बी से कर ले रहे हैं क्योंकि फिर इजी हो जाएगा हमें और करना। तो 40 लोग पसंद कर रहे हैं सी को पहले नंबर बनाना, ये बात समझ आ रही है। इन्होंने 40 लोगों ने ए बी सी डी में से किसी को दूसरे तीसरे नंबर भरा होगा, लेकिन पहले नंबर पे ये समझ में आ गई, ये पहले राउंड चल रहा है,
तो राष्ट्रपति का चुनाव की गणना ऐसी होगी कि पहला राउंड चलेगा, उसमें देखा जाएगा पहले नंबर पे किसने चुना है। तो पहले राउंड में अब क्या हुआ, अब जिसमें सबसे कम वोट जिसको मिले वो तो बाहर हो जाएगा राष्ट्रपति चुनाव से, यानी कि बी तो यहाँ से अब गए। तो बी के अब जो 10 वोट हैं, अब जो बात चालू होगी वो कि अब वो सिंगल बी के 10 वोट ट्रांसफ़र होंगे, ठीक, यानी कि जो वोट बड़े थे किसको, डी को, नहीं डी को नहीं। अब सुनो, अब ना सुनो अब सुन लो आराम से, लेकिन देखो पेचीदा सुनो। बी के जो 10 वोट हैं, ये जो 10 वोट हैं, ये 10 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बी को पहले नंबर पे चुना था, बी को पहले। अब इन्होंने ए को, सी को और डी को, इनमें से किसी को दूसरे तीसरे नंबर पर चुना होगा, है ना। इन्हें प्रेफरेंस भरी होगी 10 लोगों ने कि इन्हें कहा कि पहला नंबर पर बी, बाकी दूसरे नंबर हो सकते हैं इन 10 में से। अगर मान ले रहे हैं कि 30 में इसको ऐसे कर देते हैं, सी को मतलब जैसे अभी देखने में लग रहा है कि ये जीत 40 लोग वाला जिसकी जीत है, हम जिता लेना, ए को जिता लेना। अगर ये हमारे हाथ में गणित है तो ए को जिता कर जाना है। तो सी वाले को इन्होंने कहा कि एक वोट, यानी एक 10 में से एक व्यक्ति ऐसा था जो दूसरे नंबर पर सी को रखा था। ये सेकंड प्रेफरेंस चेक कर रहे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस ये 10 लोगों में थे ऐसे जिन्होंने चाहा था कि पहले नंबर पर बी बने, और दूसरे नंबर पे उसमें 10 में से एक व्यक्ति ने चाहा था कि सी बने। ठीक, ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। और 7 व्यक्तियों ने चाहा कि ये बने, 7 और 1 8, और ये 4 2 बने। ये कुछ समझ में आया क्या, ठीक, यानी कि ऐसे रिप्रेजेंट। अब इसी अभी जो इनका सिंगल लोगों का जो वोट थे अभी ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे इन लोगों को, ए सी और डी को। हाँ, सेकंड वाले, यानी क्या इसको ऐसे कर दें तो ये जो 30 हैं, ए को कितने मिले 7, तो इसको मैंने कर दिया, इसमें 7 वोट और हो जाएंगे। अब ए के वोट हो गए 37, और सी के कितने हो जाएंगे +1 41, और इसमें +2 22। ठीक, यानी कि बी के तो जो 10 वोट थे वो 10 वोट ऐसे बढ़ गए, एक यहाँ मिल गए 7 और 1 8 और 2 10 बढ़ गए। तो ये हो गया सिंगल ट्रांसफर। समझ में आ रहा है इस पद्धति का कि सिंगल की वोट और ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब क्या, अब सबसे कम किसके बचे, ए के मिले 37 और ये मिले, अब ये रेस से बाहर हो जाएंगे। तब इनके, अब इसको और थोड़ा इसको समझ लोगे तो और चीज़ समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अब और डिटेलिंग पूछना पड़ेगा। अब सोचो कि ये जो डी है, कहाँ गया, ये डी है, इसके 20 वोट, तो ये है टोटल 22 है, टोटल 22 होगा ना, 20 और +2 तो इसे मिले हैं अभी ऐसे में। ये 20 वोट, ये 20 लोग वो हैं जिन्होंने डी को पहले नंबर पे रखा, पता है ना। अब इन्होंने सेकंड नंबर पे ए बी और सी को रखा होगा, ठीक। और ये दो लोग वो हैं जिन्होंने मतलब बी को पहले नंबर पे रखा था और डी को दूसरे नंबर पर रखा था। समझ में आ रहा है यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा कि इन जो 2 लोग, ये तो आए डी वाले, इन 2 लोगों ने बी को पहले नंबर पर रखा था और डी को सेकंड नंबर पर रखा था। अब इनके तीसरे वाले को देखे जाएंगे कि अब जैसे इन्होंने क्या, बी और डी को तो रख चुके हैं ये 2 लोग कि बी को पहले नंबर पे रखा था, यानी बी, इनके 2 लोग बी पहले नंबर पे थे और डी नंबर पे थे। अब बचे ए और सी, ए और सी बताओ। अब इन 2 में से हमने मान लिया एक व्यक्ति ने ए को तीसरे नंबर पर रखा और एक व्यक्ति ने सी को तीसरे नंबर पर रखा। ये तो रख सकते हैं, मतलब बार ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और 0 भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, अच्छी बात नहीं, लेकिन एक एक मान के चल ले रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, ABC 20 में से अगर मैं बांट लूँ तो 30, अगर हम लोग गणित करें तो इसको 12 दे दे रहे हैं कि 20 में से कुछ 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए को जाना कि हम क्या है, डी को, जो 20 लोग ये थे, इनने कहा कि पहले नंबर पर मैं डी को रख रहा हूँ, लेकिन अगर दूसरे नंबर पे 12 लोगों ने चाहा कि मैं ए को रखूँ, ठीक। और तीसरे नंबर पर चाहा, सॉरी बी और 12, और इसको कितने देते हैं 12 हो गया, और इसको हम गणित में कर लें तो और ये हो जाएगा 3 कर लेते ना, 12 3 15 8 20 टोटल आता है, ठीक है। फिर गणित अच्छी आएगी, इनको 3 कर दो, इसको 5 कर लो। तो 12 लोगों ने ए को सेकंड नंबर पे चुना, 3 लोगों ने बी को सेकंड नंबर पे चुना और 5 लोगों ने सी को सेकंड नंबर चुना। और ये कौन कौन है, जिन्होंने पहले नंबर पे डी को चुना है, ठीक। और ये तो हमने देख ही लिया, ये सेकंड नंबर पे डी को चुन के आ चुके हैं, पहले नंबर बी को चुन के आ जाएगा। अब इनके थर्ड नंबर की बात ही, थर्ड नंबर पे ने ए और एक सी को रखा है, ठीक। बाकी चौथे नंबर की बात आएगी नहीं, क्योंकि इतना नंबर आउट पहुँचता नहीं, मैंने इतने में खुल जाते हैं। अब समझो कि ये जो बी है, मतलब ए के 12 वोट तो हम चले जोड़ दे रहे हैं, 12 वोट मिल गए इनको यहाँ से, तो ए के 12 वोट जोड़े तो कितने हो जाएंगे 49, 7 2 9, ठीक है। और ये सी के जो 5 वोट हैं इनको दे दे रहे हैं, तो कितने हो गए 46। अब जो बी के वोट है, ये तो इन्होंने चाहा था कि भाई डी हमारे पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, लेकिन ये तो बी तो पहले रेस से बाहर हो गया सबसे पहले, तो इसके 3 वोट भी तो कहीं जाएंगे।
अब इसका मतलब ये बस नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस देख जाएंगे, नेक्स्ट वाली किसको प्रेफरेंस चुना। अब जब बी का खत्म हो गया तो बी ने, अब ये 3 लोग, वो ही 3 लोग, इन 3 के वोट बटेंगे। ये 3 कौन से लोग हैं, जिन्होंने डी को पहले नंबर पे चुना था और बी को सेकंड नंबर पे चुना था। अब इनके तीसरे नंबर पे चुना जाएगा इन 3 में से, है ना। तो अब बी और डी खत्म हो चुके, अब बचे कौन, ए और सी तो बचे। तो इनमें से 2 और 1 मान लो कि 2 व्यक्तियों ने चाहा था कि डी तो पहले व्यक्ति नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये, और एक नंबर पे एक व्यक्ति ने चाहा कि हम सी को देंगे। तो ये वोट अब 2 ए को जुड़ जा रहे हैं, मतलब यहाँ से 12 तो इन लोग डायरेक्ट नहीं चाहा सेकंड नंबर पे, लेकिन ये तीसरे नंबर पे चाहा था, तो इनका वोट अब इनको ट्रांसफर करें तो ये होगा 51, तो ये वैसे ही जीत गया। और बाकी सी को मिलेंगे कितना, ये 1, तो ये 47 हो जाएंगे। और बाकी जो ए और सी के एक और जोड़ लो, है ना, तो एक और जोड़ लो तो 52 हो जाएंगे, मतलब एक और अगर जोड़ें ये वाला वोट +1 तो ये हो जाएंगे 52, और +1 इसका और जोड़ लें तो ये हो जाएंगे 48। तो कौन जीता वो पाए, अब 2 बचे, अब जीता, अब तो करना ही नहीं करनी आगे। अगर मान लो अब भी 52 वो 51 नहीं आता, अब भी नहीं आता, तो हम फिर से अगला चौथा वाला खोलते, क्या इनके और खोलेंगे। अब डी हट चुका था तो डी के बोर्ड जो हट चुके थे, डी के बोर्ड और खोलेंगे और आगे वाला प्रेफरेंस देखा जाएगा। लेकिन इतने में अब दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में पता चल जाए, दूसरे राउंड में तीसरे राउंड तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दूसरे राउंड में पता चल जाता है, क्योंकि अब 2 ही लोग खड़े हैं हो रहे हैं। लेकिन जब ज़्यादा लोग खड़े होते हैं 3-4 लोग, तो इनमें कई बार दूसरे तीसरे राउंड तक तीसरे राउंड से बढ़ जाते हैं, तीसरे राउंड तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, प्रेफरेंस समझ में आया, एक बार इसको फिर से समझ में आना। बहुत पूछते हैं और ऐसे पूछ लेते हैं, और खेल खेल में लोग आजकल कोई बना लेते हैं जैसे कौन जीतेगा, तो उसमें ऐसे कर समझ लेना, जिसको पहले नंबर चुना उसमें दूसरे तीसरे समझ में आ गया, फिर से रिपीट करने नहीं, ये हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, यानी कि सिंगल वोट को ट्रांसफर करा जा रहा है बार बार। यानी कि सोचो इसका वोट तो कैंसिल हो गया, ये इसको फिर से थर्ड क्लास में फिर से ट्रांसफर कर दिया, यानी कि एंड वोट किनका फालतू नहीं जाएगा, ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक, और जो फिर जो निर्वाचक कोटा प्राप्त कर लेगा पहले वो जीत जाएगा। ठीक, हालांकि पहले का मतलब क्या, बाद में ये भी नहीं कर पाएंगे, मतलब जिसको निर्वाचक कोटा मिल जाएगा तो वो जीत गया। ठीक, हालांकि इनको 51 मिल जाते तब भी जीते थे, ये वाला ना भी दो एक तब भी जीत जाएंगे। और शुरुआत में लग रहा था कि देखो सी को 40 मिले ये जीत जाएंगे, लेकिन जीता कौन, ए। ऐसा भी होता है, ऊपर नीचे ऐसा होता है कि लगता है कि अरे ये तो जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं और ये नहीं जीत रहे हैं, और हो सकता है कि ये बढ़ जाए आगे, क्योंकि इसको बहुत कम मिले, एक मिले, तो बाद में सबको चुना और बाकी सब लोगों ने चाहा कि डी तो ये भी जीत सकते हैं। ठीक, वो अलग अलग गणना के हिसाब से पड़ जाए, मूल ऐसे होते हैं। और उसमें क्या होता है कि हमने तो यहाँ 52-48 देखे, वहाँ पे वोट पॉइंट में भी आ जाते हैं। ठीक है, कि आप 50% 0.2 से ऐसे भी एक लोग जीते हैं कि 50.2 इतने से जीते हैं, क्योंकि आप 50 तक मतलब आधे हो गया 50-50, और आप 0.2 बस थोड़ा सा वोट और मिला, क्योंकि भाग लगाएंगे वहाँ तो संख्या बहुत ज़्यादा मूल्य हमने देखा ना कि एक मूल अलग अलग है, तो 0.2 आए ऐसे जीते थे राष्ट्रपति। और वो हमने राजेंद्र प्रसाद देखे, वो 99% लेके, उनको इतने लोग चाह थे 99 लेके आ गए सीधे सीधे। ठीक, तो ये अलग 99 पॉइंट कुछ आगे लेके आए, लेकिन कम से कम आप 50 पॉइंट, जैसी 50 तो आपके प्रतिशत है, 0.1 भी आगे आ गया आप जीत जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आ रहा है। तो इसमें ये नहीं था ना 51 नहीं करना है, बस उससे क्या ज़्यादा, जो +1 हमने लिखा था बाद वाला, तो थोड़ा सा ज़्यादा, वो ज़्यादा, वो आधे वाले से ज़्यादा। ठीक, तो ये हुआ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब हम इसके आगे बाद में राष्ट्रपति की शक्तियाँ वगैरह देख लेंगे। फेडरल प्रिंसिपल समझ में आएगी, राज्यों की भागीदारी पूरी होनी चाहिए, कि ABCD ठीक समझ आए, 1 2 फंड, यानी कि ये 20 लोग क्या हैं जिन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस रखी, और ये सेकंड प्रेफरेंस वाले चेक करे जा रहे हैं, और हम ये आगे थर्ड वाले प्रेफरेंस में। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। तो अब अगली क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियाँ वगैरह और समझेंगे, राष्ट्रपति को और आगे से पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को डिटेल में पढ़ लेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और अगली क्लास में देखेंगे। चलो, धन्यवाद।